चन माफिया से ढेर सारा कैश उधार लेता है, सबसे महंगी आइसक्रीम्स खरीदता है, अपने सेफ हाउस को बनाने के लिए सबसे महंगे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है, क्योंकि सिर्फ उसी को पता है कि अपोकलिप्स आने वाली है, तो किसी को भी वापस पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूगिंग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, 2 मार्च 2030। जगह असामान्य रूप से शांत थी और सड़क से हटकर बने एक हल्के अंधेरे छोटे कमरे के अंदर किसी की आवाज ने चुप्पी को चीरते हुए एक लड़के से पूछा कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि उससे 5 मिलियन उधार लेने का असली मतलब क्या होता है। जब लाइट्स झपक कर जलीं, तो बोलने वाला खुद सामने आया। जांगयांग धाई गैंग का बॉस और लुच चोंग अंडरग्राउंड बैंक के पीछे का आदमी। उसके सामने खड़ा लड़का साफ दिख रहा था कि घबराया हुआ है। वो बार बार ये कहता रहा कि वो समझता है कि जब तक ब्रदर जियांग उधार देने को तैयार हैं, तब तक हाई इंटरेस्ट भी चलेगा। जियांग के पीछे बॉडीगार्ड्स की एक कतार मूर्ति की तरह खड़ी थी, हर एक पिछली से ज्यादा डरावना। जांग योंग ने आराम से अपनी शर्तें बताईं। 4% इंटरेस्ट, 5 मिलियन उधार, 6 महीने में 7 मिलियन वापस। उसने लड़के से कहा कि 7 मिलियन का आईओयू लिखे और उसी वैल्यू की कोलैटरल दे। चान, वो लड़का, जल्दी से एक डॉक्यूमेंट निकालता है, अपने घर की डीड। जीन ने उस पर नजर डाली और जोर से कहा कि ये जगह पुरानी है और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिलियन की होगी, लेकिन उसके दिमाग में वो पहले से ही हंस रहा था। एक बड़ा फ्लैट 140 मीटर से ज्यादा का एक लोन शार्क के लिए कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। एक मोटी भेड़ खुद चलकर उसके हाथ में आ गई थी। फिर उसने यूं ही कैजुअली कहा कि सिर्फ उस घर के दम पर 5 मिलियन उधार नहीं दिया जा सकता। जैसे ही चुन ने यह सुना, वो घबरा गया। उसने अपने हाथ ऐसे जोड़ लिए जैसे प्रार्थना कर रहा हो। उसने मिन्नत की कि डील हाथ से ना जाने पाए। कहा कि 4 मिलियन भी चल जाएगा। बोला कि एक फॉर्चून टेलिंग मास्टर ने कहा है कि उसकी किस्मत अभी ऊपर जा रही है और वो जरूर कई गुना पैसा कमा लेगा। जींग ने ऑफर घटाकर 3.5 मिलियन पर ला दिया, दिखावा करते हुए कि बस यही सबसे ज्यादा वो दे सकता है। अंदर ही अंदर वो इस बात पर मुस्कुरा रहा था कि एक यंग गैम्बलर को कितनी आसानी से फंसाया जा सकता है। चान ने दूसरी तरफ ऐसे रिएक्ट किया जैसे डूबते हुए को सहारा मिल गया हो। वो ज्यादा खुशी से जांग का शुक्रिया करने लगा और जल्द ही पैसा लौटा देने का वादा करने लगा। जांग ने फिर फाइनल टर्म्स एडजस्ट की। 3 महीने में 4.9 मिलियन वापस दो, वरना घर अपने आप उसका हो जाएगा। अगर चेन मान जाए तो वो तुरंत आईओयू लिख सकता है और 3 दिन के अंदर उसे पैसे मिल जाएंगे। चुन ने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी अपनी एक कंडीशन है। जैसे ही उसने ये कहा, चियांग की क्यूरियोसिटी तेज हो गई और वो आगे झुककर सुनने लगा। 10 मिनट बाद चुन कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर चमकती हुई संतुष्ट मुस्कान थी। कमरे के अंदर से एक खुश मिजाज आवाज आई, चुन का थैंक्स करते हुए और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हुए। उसके फोन स्क्रीन पर एक ह्यूज डिपॉजिट चमक उठा। डिंग! मोबाइल अकाउंट में 3.5 मिलियन यूएन आ गए। चुन अपने दिमाग में उठती हल्की हंसी को रोक नहीं पाया। उसके लिए पूरा मामला लगभग मजाक जैसा था। 1 महीने बाद अपोकलिप्स आने वाली थी। उस समय कौन होश में रहकर लोन चुकाने के बारे में सोचेगा। जैसे ही पैसे आखिरकार उसके हाथ में आए, उसके दिमाग के ख्याल तुरंत तैयारी की तरफ ही मुड़ गए। उसका फिर से अपनी पिछली जिंदगी वाला नाइटमेयर जीने का कोई इरादा नहीं था। तब एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने ब्लू स्टार को हिट किया था, जिसने पूरी प्लैनेट की इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया था। तेज सोलर रेडिएशन ने ग्लोबल टेम्परेचर्स को 50 डिग्री सेल्सियस की डरावनी एवरेज तक धकेल दिया था और इंसानियत को 30 डेज तक चलने वाले हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स में धकेल दिया था। इंसान, जानवर, कोई भी बिना चोट के नहीं बच पाया था। दुनिया पूरी तरह अफरा तफरी में फेंक दी गई थी। इस बीच अंडरग्राउंड बैंक के अंदर जांगयोंग खुद ही हंस रहा था कि उसने कितनी जल्दी ये पैसा पक्का कर लिया। उसने इंटरेस्ट बढ़ाने की हिम्मत भी कर ली थी और उसे इस पर जरा भी शर्म नहीं थी। उसकी नजर में गैम्बलर्स को घर जैसा कोई हक नहीं होता। उसके आदमियों में से एक ने सावधानी से बताया कि चेन का घर 4 मिलियन से ज्यादा का है, फिर भी उन्होंने उसे 3.5 पर धकेल दिया और चुन ने तुरंत मान भी लिया। शायद ये कोई ट्रैप हो, लेकिन जंग ने बस हाथ हिलाकर बात टाल दी। उसने दावा किया कि उसने अनगिनत गैम्बलर्स देखे हैं, ऐसे लोग जो पैसे के लिए अपनी फैमिली तक को बेच दें। ऐसे इंसान के लिए घर की क्या औकात। उसने मजाक में कहा कि दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी बिना कंप्लेंट के दे देते हैं। चेन दूसरी तरफ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे बहुत साफ याद था कि वो एक बार कैसे शेखी बघारता था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे स्कैम कर सकते हो? मैं वो आदमी हूं जिसने एक दिन में लोयांग के हर लोन शार्क से उधार लिया है। इंटरेस्ट रेट्स, मैं उन पर हंसता हूं। एक बार पैसा मेरे हाथ में आ जाए, फिर उसे वापस लेने का सपना भी मत देखना। उसे बिल्कुल पता था कि आगे क्या आने वाला है। एपोकलिप्स के बाद जमीन सूख गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, क्रीचर्स म्यूटेट हो गए और सोसाइटी टूट कर बिखर गई।
सप्लाईज इतनी रेयर हो गईं कि लोग सिर्फ थोड़ा सा खाना या पानी पाने के लिए अपनी बची हुई सारी मोरालिटी फेंक देते थे। जिनके पास रिसोर्सेज थे वो राजा जैसे थे। यहां तक कि बिलियनर्स और सेलिब्रिटीज भी एक हॉट सॉसेज या साफ पानी की एक घूंट के लिए मिन्नतें करते दिखे। जो लोग हालत के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाए वो सूनी सड़कों पर भटकते रहे जब तक कि उनका दर्दनाक अंत नहीं हो गया। लेकिन इस बार सब अलग था। वो रिबॉर्न हो चुका था। उसके पास पहले से नॉलेज थी और डिजास्टर आने से पहले अभी भी काफी टाइम था। तैयार होने का टाइम, बनाने का टाइम और ये पक्का करने का टाइम कि उसे फिर कभी पहले जैसा नहीं झेलना पड़ेगा। चुन आखिरकार चलते चलते एक ग्रुप लड़कियों के पास से गुजरा जो आपस में हंस रही थीं और ये नजारा उसकी नजर में आ गया। उसने उनके हाथ में पकड़ी बॉक्सेस को पहचाना और तुरंत मन ही मन सोचा कि ये जरूर लेजेंडरी आइसक्रीम असैसिन होगी, वो लग्जरी ट्रीट जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सो कॉल्ड नोबल ऑफ आइसक्रीम से भी ज्यादा महंगी है। वो कुछ पल के लिए उन्हें देखता रहा। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी खुद के लिए ये आइसक्रीम लेने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी जगह वो उस औरत लू वेंचिंग को बार बार ये खिलाने में पैसे उड़ाता रहा था। इतनी हाई एंड आइसक्रीम उसे खिलाना उसे किसी कुत्ते को खिलाने से ज्यादा बेकार लगता था। जितना ज्यादा वो सोचता गया उसकी छाती उतना ही भारी महसूस होने लगी। चलो इस बार वो खुद मजा लेगा। बिना झिझक वो सीधे अंदर गया और लाइन काटकर आगे निकल गया। पीछे खड़ी लड़कियों के ग्रुप को हैरान कर दिया। उसने अपनी आवाज उठाकर कहा, हेलो, मेरे को हर टाइप की आइसक्रीम के 10 दे दो, थैंक्स। लड़कियां अविश्वास में पलकें झपकती रह गईं। उनके बीच में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। क्या वो सच में सीरियस था? क्या वो सच में अफोर्ड कर सकता था? और क्या वो हद से ज्यादा हैंडसम नहीं था? ऑर्डर करते समय उनके इंप्रेशंस तुरंत बदल गए और इतने बोल्ड डिस्प्ले के बाद उनकी आंखें प्रैक्टिकली उस पर चमक उठीं। रिसेप्शनिस्ट के हालांकि अपने डाउट्स थे, उसने वही सोचा जो वो पहले हंसते हुए बात कर रही थी। ये आइसक्रीम असैसिन सस्ती नहीं थी और ये हैंडसम लड़का किसी अमीर परिवार से नहीं लग रहा था। उसने हिचकते हुए फिर से पूछा कि क्या वो सीरियस है। उसे याद दिलाया कि हर कैटेगरी के 10 से 20,000 यूएन से ज्यादा हो जाएगा। चुन ने बस सीधा चेहरा रखा। लड़कियों में से एक ने जीभ चटकाई और खुलकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन फटे पुराने कपड़ों के साथ अगर वो सच में अफोर्ड कर सकता है तो वो वहीं पब्लिक में उसके सामने झुक जाएगी। चुन ने शांति से उस पर नजर डाली और पूछा कि क्या उसका मतलब सच में यही है। उसने तुरंत जवाब दिया। पूछा कि क्या वो सीरियसली एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसके सामने झुके और वो सोचता है कि वो किस लेवल पर है कि इतना दिखावा कर रहा है। चैन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने उससे कहा कि उसने उसे बाहर निकलने का रास्ता देने की कोशिश की थी लेकिन उसने खुद जिद करके इसमें कूदा है। अब वो आज डेफिनेटली झुकेगी ही, यहां तक कि जीसस भी इसे नहीं रोक सकते। उसने ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही। लड़की गुस्से में हकलाने लगी, पूरी तरह से घबरा गई। चुन फिर काउंटर की तरफ मुड़ा, अभी भी वो मजेदार मुस्कान चेहरे पर लिए में हुए, और स्टाफ से कहा कि सारी आइसक्रीम को पोर्शन के हिसाब से पैक करें, वो सब कुछ ले जाएगा। उसने अपना फोन उठाया और पूरा हुआ पेमेंट ट्रांजैक्शन दिखाया। रिसेप्शनिस्ट लगभग वहीं जम सी गई। स्क्रीन को घूरने के बाद वो हकलाते हुए बोली कि उसे मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा और उससे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। मैनेजर जैसे ही कमोशन सुना तुरंत बाहर आया। खुद को एफजी के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हुए उसने पोलाइटली पूछा कि मिस्टर चिन को क्या चाहिए। चुन ने स्टोर के चारों तरफ नजर डाली और कैजुअली उससे कहा कि शॉप की सारी आइसक्रीम की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। साथ में यह भी बोला कि आज उन्हें बिजनेस के लिए खुला रहने की जरूरत नहीं है। मैनेजर फे एक सेकंड के लिए रुका, फिर जल्दी से अपनी टैबलेट चेक की। एक रिस्पेक्टफुल झुककर उसने चुन से एक पल इंतजार करने के लिए कहा। अंदर ही अंदर हालांकि उसके दिमाग में ख्याल घूम रहे थे, आखिर ये यंग मास्टर कौन है। एक सेंटेंस के साथ उसने प्रैक्टिकली स्टोर की पूरी महीने की कमाई कवर कर दी थी। इतनी लग्जरी प्राइसेस के बावजूद बहुत कम लोग एक्चुअली ये आइसक्रीम्स खरीदते थे। ज्यादातर कस्टमर्स सिर्फ देखते थे। जब कैलकुलेशंस पूरी हुई, एफसीसी ने रिपोर्ट किया कि जो आइटम्स करंटली डिस्प्ले पर हैं वो लगभग 70,000 यूएन के हैं और स्टोरेज में जो इन्वेंट्री है उसको गिनने पर टोटल वैल्यू लगभग 1 मिलियन तक पहुंच जाती है। चुन ने बस नंबर पर मुस्कुरा दिया। उसके दिमाग में ये महंगा बिल्कुल नहीं था। अगर अपोकलिप्स वैसे भी आने वाली है तो उनकी पूरी इन्वेंट्री साफ करने में कोई बुराई नहीं थी। सबसे बुरा क्या होगा, वो बस घर में बैठकर डूम्सडे के दौरान आइसक्रीम खा सकता है। उसने मैनेजर फे से कहा कि वो पहले 3 लाख यूएन का डिपॉजिट ट्रांसफर करेगा, फिर उसे इंस्ट्रक्शन दी कि स्टोरेज में जितनी भी आइसक्रीम है सब उस एड्रेस पर डिलीवर कर दे जो वो देगा। मैनेजर फे ने पर्सनली सब कुछ हैंडल करने का वादा किया। चुन फिर हैरान लड़कियों के ग्रुप की तरफ मुड़ा और जेनरस तरीके से उनसे कहा कि वो जो भी आइसक्रीम चाहें चूज कर सकती हैं। पूरी शॉप आज उसकी तरफ से है। तुरंत केओस फैल गया। लड़कियां चिल्लाईं, खुशी से उछलीं और प्रैक्टिकली एक्साइटमेंट से चमक उठीं। एक ने चीख कर कहा कि ये अमेजिंग है।
दूसरी ने कहा कि वो पागलों की तरह अमीर है। एक और ने कहा कि जितना वो उसे देखती है उतना ही हैंडसम लगता है। लेकिन चन के पास एक और चीज निपटाने के लिए थी। उसने उस लड़की पर नजर डाली जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था और शांति से उसे याद दिलाया कि ये ऑफर उस पर अप्लाई नहीं होती। वो अभी भी उसके झुकने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। शर्मिंदा और घबराई हुई वो हकलाई और आखिरकार जितना हो सके उतना झुक गई, विश करते हुए कि काश उसने पहली बार में अपना मुंह नहीं खोला होता। जब सब कुछ सेटल हो गया, सूरज होराइजन की तरफ डूबने लगा, जो चन के लिए एक काफी खूबसूरत दिन साबित हुआ था। वो एक बेंच पर बैठकर अपनी नई मिली आइसक्रीम्स में से एक का मजा ले रहा था। एक असैसिन से एक्सपेक्टेड था, टेस्ट और टेक्सचर फिनोमिनल थे। फिर उसने एक खास चीज निकाली। वो जो भी अंदर स्टोर किया जाए उसे हमेशा के लिए परफेक्ट कंडीशन में रखती थी। मतलब जब भी चाहे फ्रेश आइसक्रीम। ऐसे ट्रेजर के साथ उसने सोचा कि सेलिब्रिटीज और यंग मॉडल्स भी फिंगर्स की एक स्नैप से बुलाए जा सकते हैं। सिर्फ ये सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी एबिलिटी भी उसके साथ रिबॉर्न हो गई थी। उसकी पिछली जिंदगी में एबिलिटीज सिर्फ एक के बाद एक अवेकन होना शुरू हुई थी जब अपोकलिप्टिक डिजास्टर आ गई थी। इस बार उसकी एबिलिटी का इतनी जल्दी सामने आना कुछ ऐसा था जो वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। लेकिन एक चीज वो पक्के से जानता था, अब से आगे ये उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनने वाला था। उसने एक हल्की सी आहट भरी, सोचते हुए कि कितने टास्क्स अभी भी उसके सामने पड़े हैं। जैसे ही वो अपने ख्याल इकट्ठे कर रहा था, उसका फोन अचानक बज उठा। रिंगटोन ने स्क्रीन को लाइट अप कर दिया इन शब्दों के साथ, रिंग रिंग, द लिटिल फेरी इज कॉलिंग। जैसे ही उसने ये देखा, अनप्लेजेंट मेमोरीज की एक लहर उठाई। कॉलर आईडी इससे ज्यादा इरिटेटिंग नहीं हो सकती थी, लू वेंचिंग। उसने जीभ चटकाई और खुद से बड़बड़ाया कि सभी लोगों में से वही क्यों? क्या बेकार टाइमिंग है। उसका इतना अच्छा दिन जा रहा था। चन ने फोन उठाया जबकि लू वेंचिंग का नाम बड़बड़ा रहा था। जैसे ही उसने उठाया, मेमोरीज की एक लहर उठाई। यादें कि कैसे उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद वो उसकी जिंदगी में एक सेवियर की तरह आई थी। उस समय वो इतना मूर्ख था कि उसे विश्वास था कि वो उसकी रोशनी है। कभी नहीं समझा कि वो सिर्फ उस छोटी सी इनहेरिटेंस पर नजर रखे हुई थी जो उसके पेरेंट्स ने छोड़ी थी। उसे याद आया कि कैसे वो झुककर बताती थी कि उसकी मां ने सपोजिडली क्या कहा कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो सिटी सेंटर में जो फुली पेड अपार्टमेंट है वो उसके नाम पर होना चाहिए, साथ में 8,80,000 युआन का ब्राइड प्राइस। अब उसे साफ दिख रहा था कि वो एक बॉटमलेस पिट थी, बार बार हाथ बढ़ाती रहती थी जब तक उसकी सेविंग्स खत्म नहीं हो गई। वो हमेशा जस्टिफाई करती थी कि ये सब उनकी छोटी फैमिली के लिए है और उसे अपनी फैमिली के पुराने घर को बेचने के लिए भी इनकरेज करती थी। कहती थी कि वो वैसे भी आउटडेटेड है। आखिरकार उसने पीढ़ियों से चली आ रही एंसेस्ट्रल होम को भी बेचने के लिए पुश किया था, सिर्फ उस लग्जरी अपार्टमेंट को सिक्योर करने के लिए जो वो चाहती थी। उसे एक मोमेंट याद आया उनके रिलेशनशिप में, बाद में जब उसे जमीन पर धक्का दिया गया था जबकि वो उसे एक सो कॉल्ड यंग मास्टर से मिलवा रही थी। कह रही थी कि वो वही पर्सन है जिसका उसने जिक्र किया था, वो जो सपोजिडली स्पेशल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। वो वही इंस्टेंट था जब उसे आखिरकार सच्चाई समझ आई। अपोकलिप्स के दौरान उसने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसने बिना झिझक उसे एक स्ट्रॉन्गर बैकर के सामने बेच दिया था। बैकर ने उस पर एक नजर डाली थी और कमेंट किया था कि उसमें कुछ खास नहीं है। जोर से सोच रहा था कि क्या उन्हें सच में ऐसे किसी को खाने की टेंशन लेनी चाहिए। आखिर में उसने एक पूरी लाश भी पीछे नहीं छोड़ी थी। अब हाथ में सेकंड चांस के साथ चुन बस खुद पर मुस्कुरा दिया। चूंकि लू वेंचिंग खुद उसे ढूंढने आई थी, उसे लगा कि पुराना हिसाब चुकाना बिल्कुल सही है। बाद में एक हाई एंड होटल में उसने उसका कॉल एक अफेक्शनेट टोन में जवाब दिया। पूछा कि क्या गलत है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो दोस्तों के साथ बाहर थी और गलती से उसका पसंदीदा गोल्ड नेकलेस खो गया। क्लेम कर रही थी कि वो इस पर दिल टूट गया है। चांद ने तुरंत ऐसे एक्ट किया जैसे दूसरा खरीदना ऑब्वियस सोल्यूशन है, लेकिन उसने जिद की कि एक काफी ही नहीं होगा और उससे कहा कि 10 खरीद दे ताकि वो उन्हें रोटेट कर सके। उसने साथ दिया, उसकी डिमांड रिपीट की और इजीली मानने का दिखावा किया। उसने पूछा कि वो कब से इतना जनरस हो गया और उसने जवाब दिया कि रिसेंटली उसकी किस्मत अच्छी रही है। उसने उसे बताया कि उसने वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट किया है और थोड़ा प्रॉफिट कमाया, तो उस पर पैसे खर्च करना नेचुरल है। ये सुनकर वो वरीड लगी। पूछा कि कहीं वो किसी स्कैम में तो नहीं फंस गया। बोली कि वर्चुअल करेंसी उसे अजीब लगती है। चंद ने एक्सप्लेन करना जारी रखा कि इन्वेस्टमेंट स्कैम है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस देख सकती है कि नेक्स्ट राउंड में वो पैसा कमाता है या नहीं। उसने क्लेम किया कि छोटा खेलना बोरिंग हो गया है और इस बार वो बड़ा जाने का प्लान कर रहा है, एक सब्सटैंशियल प्रिंसिपल उधार लेकर और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। चूंकि लोन के लिए एक विटनेस चाहिए, उसने उससे हेल्प के लिए कहा। वादा किया कि एक बार अप्रूव हो जाए
तो वो उसे लोन अमाउंट का 5% कॉम्पेंसेशन के तौर पर देगा उसकी ट्रबल के लिए। जैसे ही वो बोल रहा था, एक आदमी की इरिटेटेड आवाज बैकग्राउंड में आई। पूछ रहा था कि वो इतना लंबा टाइम क्यों ले रही है रेडी होने में। लू तुरंत उसके पास गई, उसे हनी बुलाते हुए और कहते हुए कि वो जल्द ही डन हो जाएगी। अंदर ही अंदर हालांकि वो प्रॉफिट्स कंपेयर कर रही थी। उस बूढ़े आदमी के साथ एक रात बिताने से उसे सिर्फ 5,000 यूएन मिलते हैं, जबकि चुन के लिए बस एक पेपर पर साइन करने से उसे 50,000 मिल सकते हैं। उसके लिए रिस्क बिल्कुल नहीं था, बस एक सिग्नेचर है, और उसे विश्वास था कि चुन शाह उसे कभी धोखा देने के लिए इतना ब्रेव नहीं है। एक बार कॉल खत्म हुई, चुन ने खुद से सोचा कि वो लू वेंचिंग का इंतजार करेगा। उसके बाद उसने अपना फोकस प्रिपरेशंस पर शिफ्ट कर दिया, डिसाइड करते हुए कि फोर्ट्रेस बनाने का टाइम आ गया है। उसने प्लान किया कि 1 महीने के अंदर जगह को आयरन और कॉपर के स्ट्रक्चर में बदल देगा। वो चाहता था कि सभी विंडोज पर बुलेट प्रूफ कॉम्पोजिट ग्लास इंस्टॉल हो, साथ में हिडन बर्गलर बार्स, वॉल्स 3 मीटर मोटी बुलेट प्रूफ एक्सटीरियर्स में रीइंफोर्स्ड हों, और साइज्मिक फोर्टिफिकेशन जो इंटेंसिटी लेवल 8 के क्वेक्स को विथस्टैंड कर सके। उसने रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करना जारी रखा। 3 मीटर सिक्योरिटी ग्लास, पूरी रूफटॉप सोलर पैनल से कवर्ड हो, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी सिस्टम के साथ एयर प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन जो एक्सटर्नल टॉक्सिन्स को ब्लॉक कर सके, एक ऑटोनोमस इकोसिस्टम जिसमें 72 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई हो, और इंटरनल वाटर साइक्लिंग डिवाइसेस, एक्सप्लोजन प्रूफ डोर्स, और एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो बायोमेट्रिक और मैकेनिकल वेरिफिकेशन को कंबाइन करे। कॉन्ट्रैक्टर ये सब सुनते हुए पसीना बहाने लगा। डिमांड्स के शेयर स्केल से ओवरवेल्म्ड हो गया। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि क्या चन किसी तरह का डूम्सडे प्रेपर है जो अपोकलिप्स डिल्यूजन से सफर कर रहा है, या उसने बस बहुत सारी साईफाई मूवीज देख ली हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, चुन एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ करीब आया और पूछा कि क्या ये नहीं हो सकता, उसे याद दिलाते हुए कि उसके रिज्यूम में क्लेम किया गया है कि वो एक डिफेंस स्पेशलिस्ट है जिसने टॉप टाइकून्स के लिए सेफ रूम्स डिजाइन किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने टेंटेटिवली मेंशन किया कि मिस्टर चेन की रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रीमली यूनिक और हाई एंड हैं, हालांकि बजट एक इश्यू हो सकता है। अंदर ही अंदर हालांकि वो थ्रिल्ड था, पहले से अस्यूम कर रहा था कि चुन एक और वेल्थी आदमी है जो डूम्सडे थ्योरीज से ब्रेन वॉश्ड हो चुका है, कोई जिसके पास जलाने के लिए पैसा है। इससे पहले कि वो और बोल पाता, चुन ने एक हेफ्टी सम डिस्प्ले किया और बताया कि वो 1 मिलियन यूएन डिपॉजिट डाल देगा और कॉन्ट्रैक्टर खुद बाकी बैलेंस बता सकता है। कॉन्ट्रैक्टर हैरान रह गया। प्राइस खुद बताने की परमिशन असली नहीं लग रही थी, और अपने दिमाग में वो ऑलरेडी अपनी किस्मत सेलिब्रेट कर रहा था। कन्विंस था कि उसे अभी अभी एक अमीर फूल मिला है जो एक ही बार में उसके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते को फंड कर सकता है। चन ने एंथुजियास्टिकली उसका हाथ मिलाया, ऐड करते हुए कि वो मटेरियल्स और क्वालिटी को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है और सब कुछ इंस्पेक्शन पास करना चाहिए। कंट्रैक्टर ने कॉन्फिडेंटली वादा किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चुन को। चुन अश्योर करते हुए कि जगह एक चट्टान की तरह सॉलिड बनाई जाएगी। इस बीच दोनों आदमी एग्जैक्ट ऑपोजिट सोच रहे थे जो वो बोल रहे थे। चुन चुपचाप खुद से कह रहा था कि एक बार अपोकलिप्स बस आ जाए, कॉन्ट्रैक्टर उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा, बाकी पेमेंट कलेक्ट करना तो दूर की बात है। कॉन्ट्रैक्टर दूसरी तरफ ऑलरेडी प्लान कर रहा था कि वो कितनी थरली उसे ओवरचार्ज करने वाला है। दोनों साइड्स बिना किसी गिल्ट के एक दूसरे को रिप ऑफ करने की तैयारी कर रहे थे। बाद में चुन ने खुद से नोट किया कि फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्शन सेटल हो गई। अगला स्टेप सप्लाईज इकट्ठा करना था। मेडिसिन, फूड और डेली नेसेसिटीज आसानी से अक्वायर की जा सकती थीं। अपोकलिप्स में असली थ्रेट नेचर नहीं थी, बल्कि ह्यूमन हार्ट था। सोसाइटी के कोलैप्स होने के बाद कोल्ड वेपन्स किसी भी हार्डवेयर स्टोर से खरीदी जा सकती थीं, लेकिन फायर आर्म्स, वो जो फेटल ब्लोज डिलीवर करने में केपेबल हैं, कहीं ज्यादा डिफिकल्ट थीं ऑब्टेन करना। उसने अपना फोन निकाला और अंडरग्राउंड चैनल सर्च करना शुरू किया जो ऐसी आइटम्स में डील करती हैं। थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद एक पर्टिकुलर मैसेज ने उसका अटेंशन खींचा। सेलर ने क्लेम किया कि उसके पास फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं और हिडन चैनल्स तक एक्सेस है, बोस्टिंग करते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है जो कोई बायर इमेजिन कर सके और वो प्रोक्योर नहीं कर सकता। उसने ऑनेस्ट डीलिंग्स और सेफ्टी को सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया। चुन ने तुरंत एक रिप्लाई भेजा पूछते हुए कि कैसे खरीदें। सेलर ने रिस्पॉन्ड किया कि वो एड्रेस प्राइवेटली भेजेगा और चुन को इंस्ट्रक्टेड किया कि उस रात 8 बजे शार्प पहुंचे। उसी शाम चुन डेजिग्नेटेड लोकेशन की तरफ चल पड़ा, चलते हुए नोट करते हुए कि सेलर ने एक ऐसी जगह चुनी थी जो लोगों से बस्लिंग थी। वो अभी इम्प्लीकेशंस कंसिडर कर ही रहा था कि एक अचानक कमोशन ने उसका अटेंशन खींचा। एक लड़की भीड़ के बीच डेस्परेटली भाग रही थी और कई आदमी उसके पीछे चिल्ला रहे थे। उनमें से एक ने उसे रुकने के लिए भौंका, जबकि दूसरे ने गस से गाली देते हुए डिमांड किया कि वो रुक जाए। लड़की डरी हुई भागती रही। एक पल बाद
वो चुन के पीछे छिप गई, जैसे शेल्टर ढूंढ रही हो। परस्यूअर्स और भी ज्यादा एजिटेटेड हो गए। एक चिल्लाया कि अगर हिम्मत है तो भागती रहे, और दूसरे ने ग्राउल किया कि वो जिंदगी से तंग आ गई होगी कि उसके टेरिटरी में किसी को चीट कर रही है। लड़की ने हेल्प के लिए मिन्नत की, उसकी आवाज कांप रही थी। जॉन का ओरिजिनली इरादा था कि वो रात के अपने प्लान्स पर फोकस करे, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी और उसका चेहरा साफ देखा, वो फ्रीज हो गया। ये लू वेंचिंग थी। वो समझ नहीं पाया कि वो ऐसी जगह पर कैसे पहुंच गई। ये साइट उसे कुछ पल के लिए हैरान कर गई। विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। आदमियों में से एक ने लड़की को पकड़ लिया और चुन को वार्न किया कि और करीब ना आए। लड़की बेकाबू होकर रो रही थी और चन हैरान होकर समझ गया कि वो उसे पहचानता है। ये ली यूयू थी, उसके मिडिल स्कूल डेज की टॉप स्टूडेंट गॉडेस। वो लड़की जिसकी अनगिनत लड़के एडमायर करते थे। वो समझ नहीं पाया कि उस जैसी कोई ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुंच गई। जबकि वो ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, थग्स में से एक ने डिमांड किया कि वो पैसे दे दे और बोला कि वो वहां से जाने के बारे में सोचे भी नहीं। वो रोती रही, जबकि और आदमी उनके लीडर के पीछे इकट्ठे हो गए, क्लियरली अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि वो टाइम वेस्ट करना बंद करें। अगर वो पैसे वापस नहीं कर सकती तो वो दूसरे तरीकों से पे कर सकती है। क्रूडली हंसते हुए चेन का एक्सप्रेशन गहरा हो गया और उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि उसे जाने दें। थग्स ने आखिरकार अपना अटेंशन उस पर घुमाया। उनकी पकड़ लड़की पर ढीली नहीं हुई और उनमें से एक बाकियों से ज्यादा गुस्से में भिंची मुट्ठियों के साथ आगे बढ़ा, डिमांड करते हुए कि ये रेकलेस लड़का कहां से आया है। उसने चून का मजाक उड़ाया हीरो बनने की कोशिश करने के लिए और धमकी दी कि वो पहले उसे मारेगा। जिस पल उसने पंच फेंका, चुन ने आसानी से पंच अवॉइड किया, आदमी की बांह पकड़ी और तब तक ट्विस्ट किया जब तक थग दर्द से चिल्लाया हुआ नहीं। फिर एक सिंगल स्ट्राइक फेस पर मारकर चुन ने उसे उड़ा दिया। धूल और धुआं उनके चारों तरफ उठा, जैसे चुन वहां अनफेज्ड खड़ा रहा। अंदर ही अंदर उसने हैरानी के साथ नोट किया कि स्ट्रेंज सिस्टम जो उसकी हेल्प कर रहा था वो कुछ ऐसा था जो उसके पास अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी नहीं था। ल्यूयू ने भी उसे पहचान लिया, डिसबिलीफ में उसका नाम पुकारते हुए, लेकिन आदमी अभी भी उसे रिस्ट्रेनिंग करते हुए अपनी पकड़ कस दी और चुन को वार्न किया कि वो न हिले वरना वो उसे मार देगा। धमकी उसके मुंह से पूरी तरह निकल भी नहीं पाई थी। चुन ने एक पत्थर सीधे आदमी के फॉरहेड पर फेंका, उसे पीछे गिरा दिया। बाकी थग्स हिचकिचाए, अचानक डर गए। एक पल बाद एक और यंग आदमी सीन में दौड़ता हुआ आया, उन्हें जोर से डांटते हुए कि वो एक लड़की को गैंग अप कर रहे हैं और पूछ रहा था कि उनकी शर्म कहां गई। थग्स ने तुरंत उसे इंटरफियर करने के लिए गाली दी और चार्ज किया। चन और न्यूकमर ने साइड बाय साइड लड़ाई लड़ी, बिना एक भी शब्द एक्सचेंज किए। जब कोई सामने से अटैक करता, चुन ने एक पंच से उसे डाउन कर दिया। जब कोई पीछे से एम्बुश करने की कोशिश करता, दूसरे गाय ने ब्लॉक किया और काउंटर किया। एक एक करके पंक्स कोलैप्स होते गए और जब वो डाउन भी हो जाते, चुन ने उन्हें दूर किक करना शुरू किया ताकि वो फिर से उठ न पाए। जब उनमें से आखिरी गिर गया, चुन ने एक कोल्ड कमांड दी कि वो भाग जाए। उसी पल एक नोटिफिकेशन उसके दिमाग में एको हुई। फियर +1, पैनिक +1, सिवियर पेन +1, डिस्पेयर +1, ह्यूमिलिएशन +1, नेगेटिव इमोशन वैल्यू पहली बार 10 से एक्सीड कर गई। स्पेशल एक्सपेंशन अथॉरिटी अनलॉक्ड। जबकि पंग्स डर में स्टंबल करते हुए दूर जा रहे थे, एक और प्रॉम्प्ट चेन के दिमाग में एको हुआ, उसे याद दिलाते हुए कि वो डिलिजेंटली हार्वेस्ट करे ताकि एबिलिटी और स्ट्रांग हो सके। चुन को नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट मजेदार लगा और मेंटली नोट किया कि ये नई पावर कितनी इंटरेस्टिंग थी। ली यूयू अभी भी डरी हुई जमीन पर बैठी और उसे थैंक्स दिया, कहते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे वहां मिलेगी। जॉन ने उसे जेंटली उठाया, पूछा कि क्या वो हर्ट तो नहीं हुई और उसे ढकने के लिए कुछ दिया भी। उसने फिर से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस की, लेकिन बोली कि उसके पास अर्जेंट मैटर्स हैं जिन्हें हैंडल करना है और उसे जल्दी जाना होगा। चुन ने बस उसे याद दिलाया कि केयरफुल रहे। यंग आदमी जो पहले रश करके आया था, उसके पास इंथुजियास्टिकली आया, उसके हीरो सेविंग द ब्यूटी मोमेंट की प्रेज करते हुए और खुद को मुकोंग के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हुए। जब चान ने नाम सुना, उसे समझ आया कि फेट ने उसकी कुछ ट्रबल बचा ली। मुकोंग बिल्कुल वो पर्सन था जिससे उसने मिलने का अरेंज किया था। मुकोंग हैरान हुआ और इसे डेस्टिनी बोला, फिर एक्साइटेडली एक पोज स्ट्राइक किया और बोला, स्काई किंग कवर्स अर्थ टाइगर। चुन ने रिस्पॉन्ड किया उसे फूल बुलाकर। मुकोंग फ्रीज हो गया, पूरी तरह से थ्रोन ऑफ। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस तुरंत चेन के दिमाग में दिखने लगी। हक्का बक्का +1, सन्न +1, बेचैनी +1। चुन ने अपना गला साफ किया और पल को हल्का करने की कोशिश करते हुए एक और बेतुकी बात कहकर जवाब दिया। बोला कि उसका मतलब मजाक था, माहौल हल्का करने के लिए। उसने मुंह कांग की शर्मिंदगी कम करने के लिए वो मूर्खतापूर्ण पोज भी नकल किया।
मुकोंग जोर से हंसा, चेन को अविश्वसनीय बोलते हुए, और फिर उसे इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। वो एक सुनसान जगह में चले गए जहां मुकोंग ने एक डिब्बा खोला जो बंदूकों से भरा हुआ था। उसने समझाया कि ये रशियन बनी हैं, टिकाऊ और भरोसेमंद हैं, लेकिन चेतावनी दी कि इनके साथ ज्यादा गोलियां नहीं आती तो चुन को इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। चूंकि चुन कुशल और दिलचस्प लग रहा था, मुकोंग ने उसे दोस्ती वाली कीमत दी, बोला कि ये उसका रिश्ता बनाने का तरीका है। चुन ने मान लिया और उसे धन्यवाद दिया। मुकोंग ने जोड़ा कि चेन की हरकतों से लग रहा था कि वो माहिर है और अगर कोई और सवाल नहीं है तो वो डील पक्की कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, चुन ने यूं ही पूछ लिया कि क्या बंदूक के साथ साइलेंसर आती है, क्या वारंटी कार्ड है, और क्या मुकोंग गोलियों का एक एक्स्ट्रा डिब्बा भी दे सकता है। मुकोंग बोलने लायक नहीं रहा। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि क्या चुन को समझ भी है कि दोस्ती वाली कीमत का क्या मतलब होता है। ऐसी चीजें आमतौर पर ब्लैक मार्केट में बोली लगवाती हैं, अक्सर दोगुनी कीमत पर बिकती हैं, और ये लड़का वारंटी और मुफ्त चीजें मांग रहा है जैसे वो घर के उपकरण खरीद रहा हो। मुकोंग खुद को ज्यादा से ज्यादा निराश महसूस करने लगा। सोच रहा था कि चुन उसे लूट ही क्यों नहीं लेता। चेन के दिमाग में एक नई नोटिफिकेशन चमकी, नकारात्मक भावनाओं में उछाल दर्ज करते हुए। झटका +1, दिल में चोट +1, अवाक +1। मुकोंग का चेहरा दर्द में मुड़ते देख चुन ने जल्दी से उससे कहा कि वो टेंशन न ले, अगर एक्स्ट्रा चीजें मुमकिन नहीं है तो उसने कहा वो भूल जाए। उसने जोड़ा कि वो बस पहले से तय कीमत पर ही चलेंगे और वो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देगा। अंदर ही अंदर चुन ने डील को पूरा मान लिया। अब उसके पास सप्लाईज थीं, हथियार थे और एक फोर्ट्रेस की शुरुआत थी। सिर्फ एक आखिरी टुकड़ा बाकी रह गया था। उसी रात बाद में एक शानदार होटल स्वीट के अंदर लाल ड्रेस में एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी, चांदनी में नहाई हुई। जब वो मुड़ी, चौन ने उसके चारों ओर बांह लपेटी और शिकायत की कि उसने बहुत लंबा समय लिया और उसे दर्द भरी टांगों के साथ इंतजार करवाया। लू वेंचिंग ने पूछा कि क्या जो चीज उसने बताई थी वो सच में खतरे से मुक्त है। चौन ने उसे मीठे तरीके से आश्वासन दिया, दावा करते हुए कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है और वो उससे बहुत प्यार करता है कि कभी उसे धोखा नहीं देगा। उसके दिमाग में हालांकि लू ने किसी भी खतरे के विचार को खारिज कर दिया। उसने खुद से कहा कि यह दयनीय इंसान एक बार उसके लिए एक हैंडबैग खरीदने के लिए अपना खून बेचने के करीब पहुंच गया था। वो उसकी पूजा करने में बहुत व्यस्त था कि उसे धोखा देने की हिम्मत करे। बाद में बॉस जांग के ऑफिस में जांग यांग ने उसकी फैसला लेने की काबिलियत की तारीफ की और यहां तक कि उसकी हैंडराइटिंग की भी तारीफ की जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रही थी। उसने डॉक्यूमेंट्स बिना दूसरी बार सोचे वापस दे दिए। जांग दूसरी तरफ अंदर ही अंदर प्रैक्टिकली मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि वो सच में मान रही है कि वो सिर्फ गारंटर के तौर पर काम कर रही है, जबकि सच्चाई में जिस पल उसने साइन किया, कर्ज कानूनी तौर पर उसका हो गया और जब वो इनेविटेबली इसे वापस करने में नाकाम होगी, उसके पास वसूली के लिए दूसरे तरीके हैं, वो तरीके जिनकी वो पहले से ही संतुष्टि के साथ कल्पना कर रहा था। लू वेंचिंग घमंड से उसे देखती रही, उस जाल से अनजान जिसमें वो चली गई थी। इस बीच चुन चुपचाप सब कुछ देख रहा था। खुद से सोच रहा था कि वो अपना खुद का गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। उसका लालच, मूर्खता और आत्मविश्वास उसके सेफ हाउस के बचे हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स को परफेक्टली चुका देगा। सब कुछ उसकी उम्मीद से ज्यादा स्मूथ चला था और उसने चुपचाप उसे धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्टर ने गर्व से चुन को पूरा हुआ सेफ हाउस दिखाया। उसने चुन को यकीन दिलाया कि इस्तेमाल हुई हर चीज सबसे ऊंचे मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। गर्मी से बचाव, आवाज से बचाव, धमाके से बचाव, ड्रिल से बचाव, यहां तक कि कई छोटे न्यूक्लियर शॉक वेव्स को झेलने की स्ट्रक्चरल ताकत भी। चुन ने क्वालिटी को स्वीकार किया और उसे धन्यवाद दिया। कॉन्ट्रैक्टर जोर से हंसा और चुन से कहा कि जब भी उसे और काम चाहिए उसे कॉल करे। आखिरकार पूरे हुए सेफ हाउस के अंदर चुन ने एक पल बैठने और आराम करने के लिए लिया। तभी उसकी स्क्रीन से एक ब्रॉडकास्ट गूंजा। अभूतपूर्व सुपर स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर एक्टिविटी से प्रभावित पूरी दुनिया लगातार एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर मौसम का अनुभव करेगी। न्यूज रिपोर्ट जारी रहा, चेतावनी देते हुए कि कई इलाकों में तापमान ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तोड़ने की उम्मीद है और सभी नागरिकों से तुरंत सुरक्षात्मक उपाय करने का आग्रह किया। चुन ने चुपचाप सुना, फिर अपने बगल में पड़ी बंदूक उठाई। उसने खुद से कहा कि पल आखिरकार आ गया है। उसकी मजबूत दीवारों के बाहर दुनिया जलना शुरू हो रही थी। गर्मी की लहरें उठ रही थीं, शहरों में आग फैल रही थी और हर जगह घबराहट फैल रही थी। वो खिड़की तक गया और देखा कि बाहर की दुनिया जलती हुई अफरा तफरी में गिर रही है। वो दुनिया को जलते हुए देखता रहा, सुरक्षित और जो भी आगे आए उसके लिए तैयार। चैप्टर 5। न्यूज एंकर रिपोर्ट करता रहा कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर फूट पड़ा था
जिससे अर्थ की आयोनोस्फीयर में हिंसक गड़बड़ियां हुई। पूरी दुनिया में एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर घटनाएं पहले से ही दिख रही थीं। दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद थी। नागरिकों को हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय करने और दोपहर में बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई, जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। चुन ने बिना हैरानी के सुना। वो पहले से जानता था कि ये आने वाला है। उसके दिमाग में उसने नोट किया कि तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसकी पिछली जिंदगी की तुलना में ये महसूस हो रहा था कि चीजें इस बार तेज और ज्यादा क्रूरता से बढ़ रही थीं। बाहर आम लोगों में घबराहट फैल गई। हर कोई घर के अंदर छिपना चाहता था। फिर भी अपने घरों के अंदर भी गर्मी दम घोंटने वाली और असहनीय थी। किसी ने शिकायत की कि सुबह सुबह ही असहनीय गर्मी थी और सोचा कि इतना एक्सट्रीम तापमान कितने समय तक चलेगा। जल्द ही एक सड़क का लाउड स्पीकर चटक कर जीवंत हो गया। एक दुकानदार ने जोर से अपने पड़ोसियों को चेतावनी दी कि मौसम जानलेवा है और दावा किया कि उसने सुना है कि अगले हफ्ते तापमान और बढ़ता रहेगा। वो सप्लाई की कमी के बारे में चिल्लाया, बोला कि पानी और बिजली जल्द ही दुर्लभ हो जाएंगे और सभी से तुरंत स्टॉक जमा करने का आग्रह किया, वरना बाद में पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने यहां तक दावा किया कि ये उसका आखिरी बैच है। फिर भी अंदर ही अंदर वो आदमी खुश था। उसके लिए हीट वेव प्रैक्टिकली उसके दरवाजे पर दस्तक देता पैसा था, और वो मूर्ख होगा अगर अमीर होने का मौका ना ले। पास में एक औरत ने शिकायत की कि उसके तरबूज की कीमत बहुत ज्यादा है और पूछा कि क्या वो इन्हें सस्ता बेच सकता है। एक और औरत ने तरबूजों को देखा जो मोटे और रसीले लग रहे थे। उन्हें देखकर दुकानदार अचानक बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, उनकी सुंदरता की तारीफ करते हुए और उत्सुकता से उनके पास आया। उसने घमंड से बताया कि तरबूज कितने मीठे हैं और स्वाद के लिए एक काट कर देने की पेशकश की। अगर वो 2 खरीदें तो उसने छूट देने का वादा किया और एक फ्री टिश्यू पैक भी देने का वादा किया। औरतें सावधानी से सुन रही थीं, ज्यादा से ज्यादा अनकंफर्टेबल होती जा रही थीं। जैसे आदमी करीब झुका और जरूरत से ज्यादा दोस्ताना होने लगा। उसने अपने तरबूज उनकी तरफ धकेले, यहां तक कि इशारा किया कि अगर रातें गर्म रहीं तो वो ठंडा होने के लिए उसकी जगह आ सकती हैं। घबराकर औरतों में से एक पीछे हट गई और जल्दी से बोली कि वो बस एक खरीदेंगी, लेकिन दुकानदार ने हार मानने से इनकार कर दिया। फिर से करीब बढ़ते हुए और उन्हें ज्यादा खरीदने और स्टॉक करने के लिए जोर देते हुए जिद करते हुए कि ऐसे मौसम के साथ कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल बेचने के लिए कुछ बचेगा। कुछ और लोग जल्द ही स्टॉल के चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी था जिसने विनम्रता से पूछा कि क्या बॉस पानी थोड़ा सस्ता बेच सकता है। जिस पल दुकानदार ने उसे देखा, उसकी एक्सप्रेशन बिगड़ गई। उसने झटके से कहा कि उसका छोटा बिजनेस है और बिल्कुल कोई मोल भाव नहीं होगा। साफ तौर पर बूढ़े आदमी को भगाने के लिए उत्सुक चंद पास में खड़ा था, सीन को देखते हुए, और तुरंत आदमी को पहचान गया। उसने अंदर ही अंदर जीभ चटकाई, समझ गया कि ये लियो है। उसकी पिछली जिंदगी की यादें तुरंत सामने आ गईं। इस आदमी ने एक बार उसकी जिंदगी दुखी कर दी थी। उस समय लीफू को सबके सामने चिल्लाना पसंद था, उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए और लोगों को देखने के लिए बुलाते हुए। तब भी जब चुन ने सिर्फ गिरी हुई चीज उठाने और वापस करने की कोशिश की थी, चंद को याद आया कि वो डेस्परेटली समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने कुछ चुराया नहीं था, कि उसने सिर्फ चीज जमीन पर देखी थी और वापस रखना चाहता था। लेकिन लीफू ने सुनने से इनकार कर दिया था, मुंह बनाते हुए कि कोई इतना दयालु नहीं होगा। उसने चैन के फटे पुराने कपड़ों की तरफ इशारा किया था और जिद की थी कि उसके जैसे किसी के हाथ साफ नहीं हो सकते। धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस बुलाएगा। चारों ओर की भीड़ शामिल हो गई थी, चुन को घृणा से देखते हुए। कुछ ने बड़बड़ाया था कि इतना यंग होकर चोरी नहीं करनी चाहिए, जबकि दूसरों ने दावा किया कि उसकी चुप्पी उसका कसूर साबित करती है। यहां तक कि जब चुन जिद कर रहा था कि उसने कुछ नहीं लिया, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उस दिन की हर अपमान की याद वापस आ गई। अब यहां फिर से खड़े होकर चैन की नजर पोटैटो चिप्स के एक पैकेट पर पड़ी, जिस पर मैनेजर की रिकमेंडेशन का टैग लगा था। उसने उसे उठाया, सोचते हुए कि वो खा ही लेता है। फिर जानबूझकर शांत रहते हुए उसने ली दाफू से पूछा कि क्या चिप्स सोने की बनी है या हीट स्ट्रोक रोकने में सक्षम है। सवाल किया कि इन्हें इतनी अपमानजनक कीमत पर क्यों बेचा जा रहा है। लीफू ने तेजी से मुड़कर उसे घूरा। उसी समय चेन के दिमाग में एक नोटिफिकेशन दिखी, नकारात्मक भावना में उछाल दर्ज करते हुए घृणा +3। दुकानदार ने तुरंत चिप्स वापस छीन ली और चौन को चिल्लाकर बोला कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो भाग जाए, मांग करते हुए कि अगर उसने सामान को नुकसान पहुंचाया तो क्या वो कॉम्पेंसेट कर सकता है। एक और नोटिफिकेशन आई, चिढ़ +6। चुन ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया और टिप्पणी की कि लीफू इतने सारे खजानों को पकड़े हुए है कि वो सोच रहा था कि क्या वो आदमी रात में सो भी पाता है, सजेस्ट करते हुए कि उसे सावधान रहना चाहिए। आखिर चीजों के चोरी होने का तरीका होता है। बॉसली को अचानक लगा जैसे उस पर श्राप पड़ गया हो और गुस्से में फट पड़ा, मांग करते हुए
कि चुन किसे श्राप देने की कोशिश कर रहा है। उसने धमकी दी कि वो उसे मारेगा, मुंह बनाते हुए कि गर्मी ने उसका दिमाग जरूर फ्राई कर दिया है। चान ने हालांकि शांति से उसे सेटल डाउन होने के लिए कहा और यूं ही पूछा कि क्या वो हाल ही में इंसोम्निया, सपने, कमजोरी और रात में पसीने से परेशान है। वो सवाल बॉस ली को अचंभित कर गया। उसने बड़बड़ाया कि उसे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं और यहां तक सोचा कि शायद उसके वेयरहाउस में कोई फेंग शुई इश्यू है। शान ने भरोसे से उसे शश किया, बोला कि वो पहले से जानता था और बताया कि बॉस ली का इंटेंग काला दिख रहा है। उसने समझाया कि यह कमजोरी का टिपिकल मामला है। ये बॉस ली को पूरी तरह से भड़काने के लिए काफी था। उसने चिन को वापस गाली दी, चिल्लाते हुए कि चुन और उसका पूरा परिवार ही कमजोर है, और उस पर एक मुक्का चलाया। चुन ने आसानी से पंच टाल दिया। उसने आराम से एक लॉलीपॉप उठाया, अपने मुंह में डाला और बॉसली को अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखने की सलाह दी। उसने चेतावनी दी कि ज्यादा गुस्सा शरीर को नुकसान पहुंचाता है, खासकर बॉसली की हालत में किसी को। जैसे वो बोल रहा था, उसने कुछ सिक्के जमीन पर फेंके और ठंडे से कहा कि अगर बॉसली ने ध्यान नहीं दिया तो वो जवान उम्र में मर सकता है। फिर वो मुड़ गया, लॉलीपॉप की मिठास का मजा लेते हुए बॉसली को जमीन पर पड़े पैसों को घूरते हुए छोड़ दिया। चेन के दिमाग में तुरंत एक नोटिफिकेशन गूंजी, तेज नकारात्मक भावना डिटेक्टेड, गुस्सा +20। जैसे रात गिरी, एक आवारा बिल्ली अपने मुंह में कुछ पकड़े सड़कों से गुजरी। अपने सेफ हाउस के अंदर चिन ने रात के आसमान की तरफ देखा और अपनी पिछली जिंदगी पर सोचा, याद करते हुए कि कैसे उसने अपना गुस्सा निगल लिया था और दूसरों को उसे कुचलने दिया था। इस बार वो ब्याज के साथ सब कुछ वापस लेने का इरादा रखता था। फिर उसे याद आया कि उसने पहले स्पेशल एक्सपेंशन अनलॉक किया था और जो भावनाएं लीफू ने अभी दी थीं, वो परफेक्टली इस्तेमाल करने के लिए काफी में थीं। एक नोटिफिकेशन आई, नकारात्मक भावना खपत हुई 20। स्टोरेज स्पेस 200 क्यूबिक मीटर्स तक बढ़ा। एक अदृश्य ऑरा ने चुन को घेर लिया और एक ब्रीफ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका हाथ एक दूसरे डिमेंशन में जाने वाले डोरवे को छू गया। जब सुबह आई, गर्मी पहले से ही ओवरवेलमिंग थी। यहां तक कि चिड़ियाओं भी बढ़ते तापमान के नीचे संघर्ष कर रही थीं। नीचे सड़क पर बॉसली अपने स्टॉल पर वापस आया और फ्रीज हो गया। जहां भी उसने देखा, सिर्फ एक ही चीज उसका इंतजार कर रही थी, कुछ नहीं। हैरान होकर वो अविश्वास में चिल्लाया, जानना चाहते हुए कि उसका सारा सामान कहां गया और ये किसने किया होगा। अपने मजबूत घर की सुरक्षा से चुन ने शांति से अपनी सोडा की चुस्की ली। जैसे एक और नोटिफिकेशन दिखी, नेगेटिव इमोशन +66। ड्रिंक बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ आना बाकी था। बॉस ली पूरी तरह पागल हो गया। चैप्टर 6। वो अपने स्टोर में घबराहट में भागा, चिल्लाते और गालियां देते हुए, जानना चाहते हुए कि उसका सामान किसने चुराया। वो जमीन पर गिर गया, लगभग रोते हुए। जो हुआ उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके लिए ये अपोकलिप्स से भी बदतर था। दुनिया का अंत उसे उतना नहीं डराता था जितना रातों रात अपना सारा स्टॉक खोना। पास के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक शख्स ने जोर से सोचा कि क्या बॉस ली ने सब कुछ खुद ही प्लान किया है, सिर्फ कीमतें बढ़ाने के लिए। दूसरे को चिंता हुई कि उन्हें कैसे सरवाइव करना है अगर सुपरमार्केट भी खाली हो गया। एक बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसने कल रात इलाके में एक काली परछाई को घूमते देखा था, और किसी और ने तुरंत उससे सवाल किया, पूछते हुए कि क्या वो श्योर है। बॉस ली ने हालांकि किसी भी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि यह नामुमकिन है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो चिल्ला रहा था, नोटिफिकेशंस चुपचाप चेन के दिमाग में जमा हो रही थीं। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर +12, फियर +3, सस्पिशन +4। चान पास में खड़ा था, सब कुछ एक तमाशे में दर्शक की तरह देख रहा था। उसने आराम से अपने स्नैक्स खाए, पाते हुए कि स्नैक्स खासकर तब अच्छे लगते हैं जब दूसरों की परेशानियों के साथ खाए जाएं। हल्की मुस्कान के साथ उसने खुद से कहा कि लीफू का भावनात्मक आउटपुट काफी स्टेबल है। जब वो बैग में फिर से हाथ डाला, उसने जानबूझकर पैकेजिंग दिखने दी। जिस पल बॉसली ने उसे देखा, उसकी आंखें लगभग उनकी सॉकेट से बाहर निकल गईं। उसने चीखकर कहा कि ये उसका सामान है और एक पागल की तरह आगे बढ़ा। चन ने शांति से बैग उठाया और पूछा कि क्या चिप्स सोने की बनी है या किसी तरह से हीट स्ट्रोक रोकने में सक्षम है, क्योंकि इन्हें इतनी अपमानजनक कीमत पर बेचा जा रहा था। बॉस ली ने तुरंत उसे पहचान लिया और गुस्से में दहाड़ा। चन ने आराम से पूछना जारी रखा कि क्या बॉसली सच में चैन से सो सकता है जबकि इतने सारे खजाने जमा किए हुए हैं, उसे चेतावनी देते हुए कि सावधान रहे वरना चोर उसे निशाना बना सकते हैं। बॉसली आखिरकार भड़क गया, चान को पकड़ते हुए और जानना चाहते हुए कि उसे चिप्स कहां से मिली, उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए, जबकि गुस्से से कांप रहा था।
चुन ने एक कदम पीछे लिया, हैरान होने का दिखावा करते हुए, और शांति से याद दिलाया कि आरोपों के लिए सबूत चाहिए। उसने यहां तक बताया कि कितना अजीब है कि पूरा सुपरमार्केट अब खाली है, एक भी स्नैक पीछे नहीं छूटा। फिर लगभग मासूम टोन में उसने अपने हाथ में आधी खाई हुई बैग ऑफर की, पूछते हुए कि क्या बॉसली इसे चाहेगा। बॉसली वहीं कांपते हुए खड़ा रहा, उसका चेहरा गुस्से और अविश्वास से पीला पड़ गया, पूरी तरह से शब्दों के लिए परेशान। बॉसली गुस्से में फट पड़ा, चिल्लाते हुए कि चुन ने उसे श्राप दिया था और अब उसका सारा सामान चला गया। उसने चुन पर चोर होने का आरोप लगाया और एक्सप्लेनेशन मांगी। उसके दिमाग में भले ही चुन ने एक्चुअली कुछ चुराया नहीं था, वो फिर भी उससे कुछ निचोड़ सकता था नुकसान की भरपाई के लिए। कम से कम वो उसे बलि का बकरा बना सकता था। एक और नोटिफिकेशन चुपचाप चैन की नजर में दिखी। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर +18। चुन हालांकि शांत रहा। उसने आराम से बताया कि दूसरी स्टोर्स भी वहीं चिप्स बेचती हैं और पूछा कि बॉसली को इतना यकीन क्यों है कि वो ही है। उसने सबको याद दिलाया कि शेल्व्स पहले से ही खाली थीं जब वो पहुंचा। अगर किसी को सबूत चाहिए तो वो सर्वेलेंस चेक कर सकते हैं या उसकी जगह तलाश सकते हैं। उसने यहां तक जोड़ा कि अगर उन्हें वहां बॉसली का कोई सामान मिला तो वो 10 गुना कॉम्पेंसेट करेगा। उस वाक्य ने तुरंत आसपास के दर्शकों को बड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने बताया कि दूसरी शॉप्स भी वही ब्रांड बेचती हैं। दूसरों को याद आया कि बॉस ली एक दिन पहले कीमतों के बारे में शिकायत कर रहा था। माहौल जल्दी से बदल गया। बॉस ली ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी झनझना रही है। कुछ सही नहीं था। इस लड़के ने अचानक सिचुएशन को इतना साफ सुथरे तरीके से कैसे पलट दिया, इससे पहले कि वो और सोच पाता। चुन ने शांति से जोड़ा कि अगर कुछ नहीं मिला तो शॉप के पीछे बैठा जनरेटर उसका होगा कॉम्पेंसेशन के तौर पर। गुस्से में और घिरे हुए बॉसली ने वही मान लिया। विश्वास था कि चुन ब्लफ कर रहा है। उसने चुन को पकड़ा और खींचकर ले गया, घोषणा करते हुए कि एक बार सच्चाई सामने आ गई तो वो देखेगा कि चुन कितना घमंडी महसूस करता है। जब वो चेन के घर पहुंचे, भीड़ हाँफ गई। जिस पल दरवाजा खुला, उन्हें एक ऐसा नजारा मिला जो पूरी तरह से उम्मीदों से परे था। अंदर का हिस्सा एक नॉर्मल घर जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। सब कुछ साफ सुथरा, मजबूत और हैरान करने वाली तरह से अच्छी तरह स्टॉक्ड था। महंगे इक्विपमेंट दीवारों के साथ लगे थे, सील्ड सप्लाईज साफ सुथरे तरीके से स्टैक की हुई थीं और यहां तक कि बड़े एनर्जी यूनिट्स भी दिख रहे थे। फुसफुसाहट तुरंत फैल गई। तो वो इतनी दौलत छिपाए हुए था, वो इतना अमीर कब हो गया? ये तो किले जैसा लग रहा है। यहां तक कि बॉसली भी वहीं फ्रीज हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब वो अंदर की तरफ घूर रहा था। अविश्वास उसके चेहरे पर बह रहा था। ये घर नहीं था, ये एक बंकर था। चुन ने शांति से उसकी तरफ मुड़कर पूछा कि क्या उसने तलाशी पूरी कर ली। यहां तक ऑफर किया कि अगर चाहे तो वो फ्लोर बोर्ड्स को भी उखाड़ सकता है। बॉस ली का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से हाथ हिलाए, बोला कि कोई जरूरत नहीं है। वो दूसरी जगहों को चेक करने के बारे में कुछ बड़बड़ाया और जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, चुन ने आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़ ली, उसे ठंडे से रोक दिया। हल्की मुस्कान के साथ चुन ने उसे उस अग्रीमेंट के बारे में याद दिलाया जो उन्होंने अभी बनाई थी कि अगर कुछ नहीं मिला तो जनरेटर उसका होगा। बॉसली अकड़ गया, उसका चेहरा मुड़ गया जब उसने पीछे हटने की कोशिश की, दावा करते हुए कि यह सब गलतफहमी थी और पूछते हुए कि क्या चीजों को सच में इतना दूर तक ले जाना जरूरी है। लेकिन भीड़ पहले से ही देख रही थी और चेन की शांत नजर साफ कर रही थी कि इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। चुन ने शांति से उससे पूछा कि उसने एक कदम पीछे लेने के बारे में क्यों नहीं सोचा जब वो पहले दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहा था। उस पल चेन के दिमाग में एक और नोटिफिकेशन दिखी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, इंपेशेंस +8। दर्शक आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने बड़बड़ाया कि एक आदमी जो अपनी बात भी नहीं रख सकता, उसे वही मिलना चाहिए जो उसे मिल रहा है। दूसरों ने मुंह बनाया, बोला कि बिल्कुल सही हुआ। उन आवाजों को सुनकर लीफू का चेहरा गुस्से में मुड़ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, चुन पर आरोप लगाते हुए कि वो बहुत ज्यादा दूर जा रहा है और चिल्लाते हुए कि वो उसे इज्जत दे रहा है। फिर बिना चेतावनी के उसने चुन की तरफ अपनी मुट्ठी घुमाई। चुन ने आसानी से अटैक को रोका और एक साफ हरकत में आदमी की बांह मोड़ दी। एक तेज चीख गूंजी जब लीफू जमीन पर गिरा, दर्द में अपना हाथ पकड़े हुए। एक नई नोटिफिकेशन दिखी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, पेन +73। दांत पीसते हुए लीफू आखिरकार झुक गया, चिल्लाते हुए कि वो तुरंत जनरेटर हटा देगा और चुन से रुकने की मिन्नत करते हुए। चुन ने शांति से उसे याद दिलाया कि जल्दी करे, बताते हुए कि एक बार तापमान और बढ़ गया तो बाहर जाना नामुमकिन हो जाएगा। उसने ठंडे से जोड़ा कि जनरेटर के बिना आने वाले दिनों में सरवाइव करना मुश्किल होगा। भावनात्मक डेटा की एक और लहर आई, ह्यूमिलिएशन +30, पेन +46, फियर
प्लस वेक्सोग। चुन ने बिना एक्सप्रेशन के देखा, जानते हुए कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे प्लान किया था। जैसे ही चीजें सेटल हुईं, उसका फोन फिर से बजा। ये लू डब्ल्यू जिंग थी। उसकी आवाज चिंतित लग रही थी जब उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कई अनजान आदमी उसका पीछा कर रहे थे। वो कर्ज वसूलने वाले दिख रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। क्या वो पहले सिर्फ कुछ साइन नहीं कर रही थी? चिन पहले से जवाब जानता था। उसने बस हल्के से खुद पर मुस्कुरा दिया, चुपचाप खड़ा होकर सुनते हुए। यह भी प्लान का हिस्सा था और यह सिर्फ शुरू हुआ था, अभी और आना बाकी है। चैप्टर 7। बुरी लड़की ने जानने की मांग की कि धाई गैंग के लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं और पूछा कि क्या चुन ने उससे झूठ बोला था। वो गुस्से में और शक भरी लग रही थी। चुन ने शांति से जवाब दिया, उससे कहते हुए कि वो जरूरत से ज्यादा न सोचे। उसने कहा कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया है और अपना दिल खोलकर रख दिया, तो वो कैसे झूठ बोल सकता है। उसे अपने पर शक करते सुनकर वो दुखी लग रहा था, कम से कम ऊपर से। अंदर हालांकि वो सोच रहा था कि वो डाई गैंग के मूर्ख उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बेसब्र हैं। फिर उसने उससे पूछा कि क्या उसका पीछा करने वाले लोग जानते हैं कि वो कहाँ रहती है, और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। बुरी लड़की ने उसे बताया कि वो अभी तक उसका एड्रेस नहीं जानते और उसने उन्हें झटकने के लिए साइड रोड्स ली थीं। उसने उसे चेतावनी दी कि वो उसके साथ चाले न चले और मांग की कि सच में क्या हो रहा है। चुन ने उसे आश्वासन दिया, बोला कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रही है और कि उसने शायद किसी और को उनके लिए गलत समझ लिया। जैसे वो बोल रहा था, उसने जानबूझकर उसे अपने आसपास का खाना और सप्लाईज दिखने दिए। जिस पल उसने उन्हें नोटिस किया, उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वो खुद को रोक नहीं पाई पूछने से कि उसके पास अभी भी इतना कैसे है। चिन ने एक्सप्लेन नहीं किया, वो चाहता था कि वो खुद देखे। उसने आराम से उससे कहा कि उसके पास सिर्फ इतना ही नहीं है। अंदर बुरी लड़की हैरान थी। गर्मी दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और सप्लाईज दुर्लभ होती जा रही थीं। सिर्फ अमीर लोग ही इस तरह का खाना अफोर्ड कर सकते थे। वो सोचने लगी कि उसे ये सब कहां से मिला। क्या हो सकता है कि उसने सच में बड़ा हिट किया हो। चंद ने शांति से अपने ड्रिंक की चुस्की ली और कहा कि इस मौसम में ये कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसने आराम से उसके सामने ही कुछ प्रीमियम खाना खाया। जब उसने सैमन देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो अपनी चाहत छिपा नहीं पाई और स्वीकार किया कि वो सच में कुछ चाहती है। चून ने नरमी से पूछा कि क्या उसके पास जहां वो रह रही है वहां खाने के लिए काफी है। उसने जवाब दिया कि वो अकेले रहने से डरी हुई है। बोली कि उसे लगातार लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसकी आवाज कमजोर और दयनीय लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सावधानी से अपना अगला कदम सोच रही थी। फिर उसने सजेस्ट किया कि वो उसके साथ कुछ दिनों के लिए रह सकती है, इशारा करते हुए कि वो उसका साथ दे सकती है। उसका टोन नर्म और लुभावना था। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, उसने कॉल काट दी। चुन ने धीरे धीरे अपना फोन नीचे रखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बन रही थी। पूरी तरह फंस गई। लू वानजिंग, तुम सच में बहुत सस्ती हो। चुन ने उसे वापस कॉल किया और उससे कहा कि मौसम सिर्फ और गर्म होने वाला है। उसने उसे याद दिलाया कि वो हमेशा कहती थी कि एक लड़की को यूं ही अपना एड्रेस नहीं देना चाहिए, रहस्यमयी एक्ट करते हुए और उसे विजिट करने से मना करते हुए। अब हालांकि उसने उससे कहा कि एड्रेस भेज दे। उसने कहा कि वो बाद में जाकर उसे पिकअप कर लेगा एक बार तापमान थोड़ा कम हो गया। बुरी लड़की ने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया। उसने कहा कि अब टाइम अलग है, कि सिचुएशन स्पेशल है। चूंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो किस और पर भरोसा करे अगर उस पर नहीं। उसने जल्दी से एड्रेस भेज दिया और उससे कहा कि उसे लेने आए। शॉन ने उससे कहा कि वो वहीं रुके और इधर उधर न घूमे, उसे याद दिलाते हुए कि अच्छी बने और उसका इंतजार करे। कॉल काटने के बाद बुरी लड़की ने खुद पर मुस्कुरा दी। अपने दिल में उसने सोचा कि एक सिंप हमेशा सिंप ही रहेगा। उसे थोड़ी मिठास दो और वो दौड़ता हुआ आएगा, पूंछ हिलाते हुए। इस बीच चिन पहले से ही सब कुछ परफेक्टली समझ चुका था। उसने सोचा कि कैसे वो पहले इतनी घमंडी एक्ट करती थी, उसे कभी अपनी कम्युनिटी के अंदर भी कदम नहीं रखने देती थी। अब सिर्फ थोड़े से खाने के लिए वो खुशी से अपना एड्रेस दे रही थी। ये कॉन्ट्रास्ट उसे लगभग हंसा देता। उसने अपना फोन नीचे रखा, तभी दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। एक औरत की आवाज ने पुकारा, पूछते हुए कि क्या वो अंदर आ सकती है। ये बगल की आंटी वोंग थी। उसने दरवाजा थोड़ा खोला और वो तुरंत शिकायत करने लगी कि उसकी एयर कंडीशनर टूट गई है और असहनीय गर्मी है। उसने कहा कि बच्चे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और सजेस्ट किया कि वो थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाए। बोली कि पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। छून ने शांति से उसकी तरफ देखा और उसे याद दिलाया कि कैसे जब वो छोटा था वो और उसकी मां नीचे प्लास्टिक की बोतलें उठाया करते थे। उस समय उसने उन पर उंगली उठाई थी, उन्हें भिखारी बुलाया था और यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड से कहा था कि उन्हें भगा दें। वो याद साफ तौर पर उसे असहज कर रही थी।
उसने जल्दी से कहा कि वो बहुत पुरानी बात है और उस पर आरोप लगाया कि वो दिल का पत्थर है पुरानी बातों को पकड़े रखने के लिए। चुन ने हल्के से सिर हिलाया और जवाब दिया कि शायद वो सच में दिल का पत्थर है, लेकिन कम से कम अब उसके पास एयर कंडीशनर है। फिर उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आंटी वोंग गालियां देती रही, उसे दिल का पत्थर बुलाते हुए और यहां तक कि उसके पेरेंट्स को भी कोसते हुए। लेकिन चुन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक नोटिफिकेशन चुपचाप उसकी नजर में दिखी। डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, एंगर +18। डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, एंगर +20। चुन ने शांति के अलावा कुछ नहीं महसूस किया। उसने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ उन्हीं की मदद करेगा जो इसके लायक हैं, बाकी सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। उसके बाद चुन ने शांति से अपना फोन निकाला, एसएम कार्ड बदला और अपना कंप्यूटर खोला। उसने एक कॉल की। उसका टोन कैजुअल था, जैसे किसी मामूली चीज के बारे में बात कर रहा हो। उसने दूसरे छोर पर मौजूद शख्स से कक्ष से कहा कि वो जानता है कि लूप जिंग कहां रहती है और पहले से ही एड्रेस भेज दिया। उसने यहां तक जोड़ा कि वो अकेली रहती है और उसे ढूंढना आसान होगा। एक बार कॉल खत्म हुई, चुन ने पीछे झुककर खिड़की से बाहर देखा। बाहर का आसमान अब भी जलता हुआ गर्म था, हवा भारी और दम घोंटने वाली। फिर भी उसे अजीब तरह से कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। गर्मी उसे अब परेशान नहीं करती थी। असल में उसकी छाती में फैल रही शांति की तुलना में बाहर की दुनिया दूर और मामूली महसूस हो रही थी। उसने एक शांत सांस छोड़ी और खुद से सोचा कि असली तमाशा आखिरकार शुरू होने वाला है। बुरी लड़की शीशे में देख रही थी, अपनी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी और अपने ईगो को खिला रही थी। उसने सोचा कि जल्द ही वो चुन श्याओ के एयर कंडीशन्ड कमरे में रहने लग जाएगी। उसने उस तरह की जिंदगी के बारे में सोचा जो वो उसे देगा और सोचा कि सिर्फ ऐसी बेफिक्र जिंदगी ही उसके लायक है। वो दीवार स्वप्न देखती रही, पूरी तरह से खुद का मजा ले रही थी। बाद में उसने एक सिगरेट ने जलाई और अपने सामान को चेक करती रही। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक शुरू हुई। वो इसे खोलने गई, बोलते हुए कि वो जल्दी आ गए, जबकि खुद से सोच रही थी कि वो सच में एक क्वालिफाइड सिंप है, हमेशा इतना उत्सुक। लेकिन वहां खड़ा शख्स वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, और सिर्फ एक शख्स भी नहीं था, कई लोग थे। उसने तुरंत पूछा कि वो यहाँ क्यों हैं और उन्हें कैसे पता कि वो कहाँ रहती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आदमियों में से एक ने उसे एक तरफ धकेल दिया और बोला कि धाई गैंग का कर्ज आज ड्यू है। उसने जल्दी से जवाब दिया कि पैसे चिन श्याओ ने उधार लिए थे और वो वही है जिसने उसे धोखे से साइन करवाया, उनसे कहते हुए कि वो उसे ढूंढने जाए। आदमी ने शांति से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और बोला कि ये काले और सफेद में साफ साफ साइन किया हुआ है और जिसने भी साइन किया उसे पैसे देने होंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। उस पल वो आखिरकार समझ गई। जिस आदमी को वो एक दिमाग रहित सिंप समझती थी, वो पहले से ही जाग चुका था और अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था। गून ने फिर दूसरों से कहा कि जगह तलाशें और जो भी कीमती चीजें हैं उठा लें। जैसे ही उन्होंने उसके सामान में खोदना शुरू किया, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे एक तरफ धकेल दिया। वो चिल्लाई कि वो चिन श्याओ को कॉल कर रही है और वो जल्द ही यहां होगा। आदमियों में से एक ने उसे इग्नोर किया और आराम से काउच पर बैठ गया, उसके ज्वेलरी को देखते हुए। उन्हें अपनी चीजों को छूते देखकर वो घबरा गई। वो इनमें से कुछ भी नहीं खोना चाहती थी। गून ने आइटम्स पर नजर डाली और बोला कि ये छोटी सी रकम तो ब्याज कवर करने के लिए भी काफी नीचे काशी नहीं है। उसने जोड़ा कि उसके भाई गर्मी में इतनी दूर आए हैं और खाली हाथ नहीं जा सकते। उसने डेस्परेटली उन्हें फिर से रोकने की कोशिश की, बोलते हुए कि पैसे चुनिया के पास हैं, उसके पास नहीं। गून मुस्कुराया जब औरत ने कहा कि उसके पास बहुत सारा सामान भी है और वो जल्द ही उसे पिक करने आ रहा है। वो उन्हें उसका इंतजार करने के लिए कहती है और फिर उससे पैसे मांगने के लिए। लेकिन जब वो कॉल करने की कोशिश करती है, उसे सिर्फ एक ठंडी ऑटोमेटेड आवाज सुनाई देती है जो कह रही है कि जो नंबर उसने डायल किया वो अब भी उपलब्ध नहीं है। वो एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है, विश्वास नहीं कर पाती कि क्या हो रहा है। वो फिर से कोशिश करती है, घबराहट बढ़ रही है, सिर्फ वही मैसेज फिर से सुनने के लिए। चाहे वो कितनी भी बार कॉल करे, कोई जवाब नहीं देता। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं, उसके चेहरे पर पसीना बनने लगता है, जबकि उसकी एक्सप्रेशन धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जिद करती है कि वो जरूर व्यस्त है और फोन नहीं सुना। बोलती है कि वो तुरंत फिर से कॉल करेगी, लेकिन गून फोन छीन लेता है और उससे कहता है कि वो सच में मूर्ख है। वो बोलता है कि उसने एक्चुअली विश्वास किया कि वो लड़का उसके लिए पे करेगा और ये ऑब्वियस है कि उसने उसे बेच दिया। वो जोड़ता है कि उस आदमी ने शुरू से ही कुछ भी वापस करने का प्लान नहीं बनाया था। उस पल बुरी लड़की को आखिरकार सच्चाई समझ आती है। जिसे वो एक मूर्ख समझती थी, वो कभी मूर्ख था ही नहीं। इस बार वो खुद ही खेली गई थी। वो कमजोर आवाज में पूछती है कि वो क्या बात कर रहा है। गून उससे चुप रहने और स्ट्रगल करना बंद करने के लिए कहता है। वो रोती
है और उन्हें उसे जाने देने के लिए कहती है। बोलती है कि उन्हें चिन चाओ को ढूंढना चाहिए क्योंकि उसके पास पैसे और सामान है, लेकिन गून उसे इग्नोर करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। चाहे वो कितना भी चीखे, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। इस बार उसे बचाने के लिए कोई नहीं बचा। वो सारी बुरी चीजें जो उसने कभी दूसरों के साथ की, वो आखिरकार उसके पास वापस आ रही हैं। इस बीच चुन श्याओ शांति से अपने ड्रिंक्स का मजा ले रहा है, जबकि उसका फोन उसके बगल में बजता रहता है। वो जवाब देने की टेंशन नहीं लेता। उसके दिमाग में वो सोचता है कि लू वानजिंग को अपोकलिप्स का सही स्वाद लेना चाहिए। जैसे ही रात गिरती है और लोग गर्मी से बचने के लिए घरों के अंदर छिप जाते हैं, गून रोती हुई औरत को घसीट कर ले जाता है। वो उससे फिर से पूछता है कि चुन श्याओ की जगह पर क्या अच्छी चीजें हैं। वो उसे बताती है कि उसके पास एयर कंडीशनिंग है, ठंडे ड्रिंक्स हैं और भरपूर खाना है। वो कहती है कि सब कुछ वहीं है और उसके पास सच में कुछ नहीं बचा। ये सुनकर गून की आंखें चमक उठती हैं। वो खुद से सोचता है कि ये एक बड़ी पकड़ लग रही है। फिर वो दूसरों से कहता है कि जाने का टाइम हो गया। जैसे ही वो जाते हैं, औरत गुस्से में घूरती है और चुनियाओं के बारे में सोचती है, अपने दिल में उसे कोसते हुए और उसकी बुरी मौत की कामना करते हुए। वो अपना खुद का बदला लेने का प्लान शुरू करने वाली है। रात में बहुत सारे लोग सच में जल्दी जल्दी घूम रहे थे, अपने हाथों में बहुत सारे हथियार लिए हुए। एक आवाज बोलती है, हाँ हाँ, इस तरफ। वो छोटा जानवर चुन श्याओ यहीं रहता है। उसके घर में एसी 24 घंटे चलता है और उसके पास खाने पीने के लिए भरपूर है। दूसरी कहती है कि वो बेहद कंजूस भी है और उनके साथ पानी की एक घूंट भी शेयर नहीं करेगा। वो आंटी जो पहले एसी के लिए आई थी, सच में उससे गुस्से में और निराश है और अब इन माफिया लड़कों के साथ उससे बदला लेना चाहती है। माफिया के लड़के भी खुश हैं, जैसे वो उसके पीछे चल रहे हैं। उनका लीडर कहता है कि बूढ़ी औरत, तुमने रास्ता अच्छा दिखाया। एक बार उन्हें सामान मिल गया तो उसके लिए भरपूर फायदे होंगे, तो वो सर्विस के बारे में अश्योर्ड रह सकती है। हैग कहती है, अरे धन्यवाद ब्रदर जोंग, वो सच में दरिया दिल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक बड़ा बॉस बन सके। वो बहुत जबरदस्त हैं और कोई उनसे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे वो ये बोल रही है, अपने दिमाग में वो सोच रही है कि उस चिन लड़के को सच में बहुत बहुत बुरा लगने वाला है। वो बेहद खुश महसूस कर रही है और यहां तक कि इसके होने की प्रार्थना भी कर रही है। वो चुन को रोते और मिन्नत करते हुए कल्पना करती है, कहते हुए, बड़े भाई, उसकी जान बख्श दो। वो स्वीकार करता है कि आंटी वोंग गलत थी और कहता है कि अब से आगे उसका घर है और वो जहां चाहे रह सकती है। आंटी वोंग इस सब के बारे में सोचते हुए अंदर ही अंदर मुंह बनाती है और सोचती है कि वो देखना चाहती है कि इस बार वो कितना घमंडी हो सकता है। वो आगे एक रास्ते की तरफ बढ़ते रहते हैं। जोंग कहता है, इस लड़के के पास डेफिनेटली कुछ स्पेशल चल रहा है। बाहर से भी वो देख सकते हैं कि जिस तरह से जगह बनी है वो बेहद पागलपन की है। लगभग लगता है जैसे ये लड़का फ्यूचर जानता है। गूंज में से एक सच में एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ब्रदर जोंग, देखो वो दरवाजा कैसे तोड़ता है। वो जोंग से वादा करता है कि वो इसे एंजॉय करने वाला है और सबको बस देखने के लिए कहता है। हालांकि जैसे ही वो एक्साइटमेंट में आगे बढ़ता है, वो एक जगह पर कदम रखता है जो अचानक एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है। उसे सच में जोर से झटका लगता है, जैसे ज्यूस ने खुद उसे बिजली से मारा हो। बिजली के झटके खाते हुए वो दर्द में चीखता है, बार बार चिल्लाते हुए। जोंग उसके पीछे खड़ा पूरी तरह से हैरान है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है और सोचता है कि क्या ये लड़का मूर्ख है। दूसरे उसके पास दौड़ते हैं और उनमें से एक कहता है कि ये कचरा बिना वजह क्रैम्प हो गया और पूछता है कि क्या वो मूर्ख है। लेकिन जिस पल वो उसे छूते हैं, उन्हें भी पीछे झटका लगता है, जैसे बिजली उनके शरीर में ट्रांसफर होती है। अब वो सब वही महसूस करते हैं जो उसने पहले महसूस किया था। अब वो आखिरकार समझ जाते हैं कि ये लड़का क्यों क्रैम्प हुआ, क्योंकि वो भी रो रहे हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। वो चीखते हैं और मिन्नत करते हैं, बोलते हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ज्यूस का झटका बस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जोंग, आंटी और बाकी सब अब सच में डरे हुए हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि ये क्या है। आंटी को उम्मीद थी कि वो चुन को रोते और मिन्नत करते देखेगी, लेकिन उसे सिर्फ इन गूंज को बुरी तरह रोते देखने को मिलता है। और ये अंत भी नहीं है। एक अनाउंसमेंट और अलार्म उनके चारों ओर बजने लगते हैं। उनमें से हर एक पूरी तरह से हक्का बक्का है और ये जैसे उनके डम्फाउंडेड लेवल्स दिख रहे हैं, +2 +2 +3 और एक लड़का तो +5 पर है। फिर अनाउंसमेंट प्ले होता है और एक आवाज कहती है कि गुड लक आती है। सबको गुड लक की कामना। गुड लक खुशी और प्यार लाती है। अनाउंसमेंट जारी रहता है जबकि सब अभी भी झटके खा रहे हैं। कहता है कि गुड लक आती है। गुड लक का स्वागत करते हुए गुड लक फलती फूलती है और चारों समुद्रों तक पहुंचती है। ये बार बार एक मंत्र की तरह रिपीट होता रहता है। बिजली बढ़ती रहती है जबकि ये अनाउंसमेंट, प्रेयर और कविता गाई जाती रहती है। लड़के बिजली के बारे में रोते और चिल्लाते रहते हैं। इस पल
जोंग को आखिरकार समझ आता है कि क्या हो रहा है और तुरंत पीछे हट जाता है। अब वो जानता है कि ये पागलपन क्यों हो रहा है। अचानक एक नोटिफिकेशन दिखती है जो दिखाती है डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन शॉक +45, डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन पैनिक +36 और डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन स्पीचलेसनेस +22। चुन आराम से अपने कोजी एनवायरनमेंट का मजा ले रहा है एक स्क्रीन पर यह सब देखते हुए। वो आराम से कहता है कि उनकी किस्मत सच में बुरी नहीं है, क्योंकि वो एक पैर से सीधे प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिक ग्रिड पर कदम रखने में कामयाब हो गए। जोंग तुरंत चिल्लाकर जवाब देता है और चुन से बकवास बंद करने के लिए कहता है। वो कहता है कि कर्ज चुकाना एक सिद्धांत का मामला है और अगर चुन पैसे वापस करता है तो वो इसे बराबर मान लेंगे। उसने चेन की आवाज पहचान ली है। फिर आंटी शामिल होती है और सहमति देती है। बोलती है कि चुन के पास रेनोवेशन के लिए पैसे हैं लेकिन कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, और वो सवाल करती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कैसे पाला। हैग अभी भी बिल्कुल शांत नहीं हो पाती और बड़बड़ाती है कि इसे कुछ स्पेशल बिजली चाहिए। चन इस बीच आराम से अपनी आइसक्रीम खा रहा है, सब कुछ देखते हुए, जबकि अपना पैर कीबोर्ड के पास टेबल पर रखे हुए। वो शांति से ब्रदर जांग से कहता है कि उसके अपार्टमेंट की मार्केट प्राइस 4 मिलियन है, जो 3.12 मिलियन के कर्ज को ऑफसेट करने के लिए काफी से ज्यादा है। फिर वो स्पीकर के जरिए जारी रखता है कि लू वेंचिंग के कर्ज के लिए उन्हें उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे सुनने के बाद जोंग बेहद गुस्से में है। उसके दिमाग में वो सोचता है कि अभी सप्लाईज ही किंग है और बाकी सब बकवास है। उसी समय चेन की आवाज आती है और वो कहता है, ब्रदर जांग को समझना चाहिए कि एक समझदार इंसान हालात के सामने झुक जाता है। वो कहता है कि जब वो अच्छे मूड में है उन्हें अच्छे टर्म्स पर अलग हो जाना चाहिए। वो चेतावनी देता है कि अगर वो ट्रबल ढूंढते रहे तो वो अब इतना विनम्र नहीं रहेगा। ये कहने के बाद वो रेड बटन दबाता है। बिजली तुरंत बढ़ जाती है और गूंज रोने और चीखने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं कि दर्द हो रहा है, कि वो अब और नहीं रख सकते और अपने बॉस से मदद की भीख मांगते हैं। वो साफ तौर पर बुरी तरह तकलीफ में है। फिर नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन पेन +63 और डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन डिस्पेयर +77। जोंग अब सच में डर गया है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की चीज से भिड़ गया है, तो वो पीछे हटने का फैसला करता है। भागते हुए वो चिल्लाता है कि चुन शाह को बस इंतजार करना चाहिए, क्योंकि धाई गैंग उसे नहीं छोड़ेगा, भले ही वो कायरों की तरह भाग रहे हों। एक और नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन एंगर +78। जैसे ही गोज और जैसे ही गैंग भागता है, आंटी अगला निशाना बन जाती है। वो डरी हुई है और बिल्कुल अकेली रह गई है। वहीं खड़ी होकर अपार्टमेंट को घूर रही है। आसपास लाल हो जाता है जैसे माहौल और इंटेंस बढ़ता है और उसे कोई अंदाजा नहीं कि आगे क्या करना है। चांद शाह को भीख मांगते और रोते देखने का उसका सपना सिर्फ एक सपना रह जाता है। जैसे ही तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। अब कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता चुन के लिए। हालांकि अंदर सब कुछ ठंडा और तरोताजा है। वो पहले से भी ज्यादा जिंदगी का मजा ले रहा है और आराम से टीवी देखता है। स्क्रीन पर न्यूज एंकर कहता है कि हाल ही में कई जगहों पर हीट स्ट्रोक से मौत के मामले सामने आए हैं और नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो जितना हो सके बाहर जाने से बचें। अचानक उसका फोन नोटिफिकेशंस के साथ वाइब्रेट करता है। जब चान इसे चेक करता है तो वो आंटी वोंग को कमेंट्स में पागल होते देखता है, उस पर आरोप लगाते हुए कि वो इंसान नहीं है, और कह रही है कि उसके पास खाना पीने का सामान और एसी है, जबकि वो बस बुजुर्गों और बच्चों को गर्मी से मरते देख रहा है। शॉपकीपर बॉस का एक और कमेंट उसे स्वार्थी बुलाता है और कहता है कि वो पड़ोसी बनने के लायक नहीं है। एक और कहता है कि असाधारण समय में रिसोर्सेज शेयर करने जरूरी हैं, वरना वो एक मर्डरर है। एक और दावा करता है कि वो गर्मी से मरने वाले हैं और पूछता है कि क्या उसे कोई शर्म नहीं। एक और मांग करता है कि चुन शाल बाहर आए और सबको एक्सप्लेनेशन दे। चुन शांति से अपना ठंडा बेवरेज पीता है और नोटिफिकेशंस को स्वाइप करता रहता है। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन जेलसी +99, डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन एंगर +101 और टोटल नेगेटिव इमोशन वैल्यू 1000 से ज्यादा हो गया है और रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए शायद चन इन रिवॉर्ड्स को पाने के बाद सोचना शुरू कर सकता है कि कैसे वो ग्रुप चैट में एक प्रपोजल भी पोस्ट कर सकता है। वो सजेस्ट कर सकता है कि जो भी बूढ़ी औरत और उस बुरे सुपरमार्केट वाले को सबक सिखाएगा, उसे 2 दिनों के लिए खाना और पानी मिलेगा। वही स्ट्रैटेजी होगी जो वो अभी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास करता है कि ये बेहद अच्छी तरह काम करेगा। सबसे अच्छी बात, अगर वो सच में इस पर एक्सपैंड करे
तो ये फेयर सजा होगी। वो उसके बाद सबको कंट्रोल कर सकता है, शायद वो थोड़ा शेयर भी कर सकता है। उस केस में शेयरिंग एक्चुअली एक शानदार चीज होगी। अपनी सप्लाईज के सामने खड़े होकर वो अपना फोन निकालता है और वहां ढेर सारी क्रेजी और अमेजिंग आइटम्स की काफी सारी पिक्चर्स लेता है। फिर वो उन्हें ग्रुप चैट में पोस्ट करता है और कहता है कि हाँ, उसका स्टॉक पाइल सच में काफी बड़ा है और अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो साइन अप कर सकते हैं। तुरंत एक लेडी जवाब देती है और कहती है कि वो साइन अप कर रही है और उससे थोड़ा शेयर करने की भीख मांगती है। हैक भी बोलती है और कहती है कि छोटे चुन को आंटी के लिए कुछ खाना भेजना चाहिए क्योंकि उसकी टांगें अच्छी नहीं है। शॉपकीपर बॉस मांग करता है कि चुन उसे पहले पानी के 2 केसेस लाए। कोई और जल्दी से साइन अप +1 जोड़ता है, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। चुन जवाब देता है और कहता है कि सबको समझना चाहिए कि वो चैरिटी नहीं चला रहा। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें बराबर वैल्यू की कोई चीज एक्सचेंज करनी होगी, वरना कोई डील नहीं। और वो फ्री लोडर्स को मना करता है। जैसे ही ये मैसेज दिखता है, शॉपकीपर बॉस फट पड़ता है और चुन को एक छोटा लड़का बुलाता है, कहते हुए कि वो स्वार्थी है और उसे जल्दी से सप्लाईज शेयर करनी चाहिए अगर वो अभी भी एक अच्छा पड़ोसी माना जाना चाहता है। हैक भी कूदती है, सबको चैन के असली रंग दिखाने के लिए कहते हुए और उस पर आरोप लगाते हुए कि वो मरते हुए लोगों को बचाने से इनकार कर रहा है। वो उसे कोसती है, कहते हुए कि उसे जल्द या बाद में अपना कर्मा मिलेगा और कि वो इसे होते देखना चाहती है। एक और लड़का चुन को धमकाता है, कहते हुए कि अगर वो भूख से मर गए तो उसे नहीं सोचना चाहिए कि उसके लिए ये आसान होगा। चिन को बिल्कुल परवाह नहीं है, वो बस अपना फोन एक तरफ रख देता है, पूरी तरह से अनइम्प्रेस्ड। वो विश्वास नहीं कर सकता कि ये लोग कितने बेकार हैं। तभी एक नई नोटिफिकेशन दिखती है, कहते हुए नेगेटिव इमोशन वैल्यू 3000 तक पहुंच गया है। ये एक स्किल अपग्रेड की घोषणा करती है जिसे स्पेशल कट कहा जाता है। बिगिनर लेवल इफेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है कि हवा में एक माइक्रोस्कोपिक दरार बनाना जो 3 मीटर की रेंज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को काटता है जो इसे छूता है। चन को यह बेहद दिलचस्प लगता है। वो इस तथाकथित स्पेशल कट के बारे में और गहराई से सोचना शुरू करता है। पास में एक एप्पल देखकर वो तुरंत इसे ट्राई करता है। एक पल में एप्पल बिना किसी मेहनत के साफ सुथरे तरीके से आधा कट जाता है। इफेक्ट क्रेजी है। चिन कहता है, ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी पावरफुल चीज मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल कूल है। वो समझता है कि वो इसे उन माफिया लड़कों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करते रहे। बाहर सिर्फ कुछ गाड़ियां अभी भी चल रही हैं। फिर लू नाम की एक औरत उनमें से एक से बाहर निकलती है। उसने सच में फ्लैशी और अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन दिखावे धोखा दे सकते हैं। वो उस तरह की बुरी औरत है जिससे लोगों को दूर रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी दिखे। उसे बहुत ज्यादा देखना किसी को उसे और पसंद करवा सकता है, जो खतरनाक है। जब तक कोई ना सोचे कि वो उसे ठीक कर सकता है, बिल्कुल भी इन्वॉल्व्ड न होना बेहतर है। कार में एक और शख्स भी है। वो अभी भी चून से बदला लेने के तरीकों के बारे में सोच रहा है। वो भी बाहर निकलता है और छोटे जोंग से पूछता है कि क्या चुन शाह, जिसका उसने जिक्र किया, वो यहीं रहता है। जोंग कहता है, हाँ, ये सबसे अंदर की बिल्डिंग में है। जैसे ही वो अपने बॉस को ये रिपोर्ट करता है, बॉस लू की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या चुनशा पहले उसका आदमी था। वो कहता है कि वो चिन श्याओ के घर पर रेड करने के लिए एक टीम लीड कर रहा है और पूछता है कि क्या उसे इस पर दिल में चोट लगेगी। ये सुनने के बाद लू पहले शॉक दिखती है, फिर तुरंत उसे आश्वस्त करती है। वो कहती है कि अभी उसके दिल में सिर्फ वो है और किसी और के लिए जगह नहीं है। वो उसे बताती है कि वो सबसे अच्छा है और वो एकमात्र है जिसे वो कभी चाह सकती थी। वो यह भी जोड़ती है कि चुन श्याओ के लिए वो एक बेकार कचरे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से सोच रही है कि आज रात चुन श्याओ का अंत है। वो चाहती है कि वो आज पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो यहां तक महसूस करती है कि इस आदमी से और जोर से चिपकने और उसे तेजी से एक्ट करने के लिए धकेलने के लिए तैयार है, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि चन शाह से निपटा जाए। जैसे ही वो साथ में आगे बढ़ते हैं, शॉपकीपर अचानक दौड़कर आता है और उत्सुकता से पूछता है कि क्या बिग ब्रदर यहां चुन शाह के लिए है। वो समझाता है कि वो इस कॉम्प्लेक्स में होम ओनर्स हैं और कहता है कि वो चुन शिया को सबक सिखाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। उसके पीछे एक और आदमी जल्दी से सहमत होता है और कहता है कि वो इलाके को अच्छे से जानते हैं। वो ब्लॉक चाइया के एस्केप रूट में मदद करने की पेशकश करता है अगर वो भागने की कोशिश करे। बॉस सिर हिलाता है और कहता है कि अगर वो चुन श्याओ को पकड़ने में मदद करें तो वो चुन हियाओ के कमरे से कुछ सप्लाईज उनके साथ शेयर करेगा। शॉपकीपर तुरंत और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे उत्साहपूर्वक धन्यवाद देता है। वो बॉस से आग्रह करता है कि उसके पीछे आए, कहते हुए कि वो एक शॉर्टकट जानते हैं। वो बेहद उत्सुक है और चाहता है कि चुन शाह को जल्द से जल्द वो मिले जिसके वो हकदार हैं, हर तरह से मदद करते हुए। उनके आसपास दूसरे लोग भी जो कुछ पकड़ सकते हैं उसे लेने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं।
जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसे पीट कर पीछे धकेल दिया जाता है। अब कोई शेयर नहीं करना चाहता, हर कोई बस सब कुछ अपने लिए चाहता है। जैसे ही माफिया बॉस और शॉपकीपर इलाके से गुजरते हैं, शॉपकीपर अचानक आगे इशारा करता है और घबराहट से कहता है कि ये उसका घर है और वो एक ही साइड पर है। बॉस ठंडे से जवाब देता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अब से पूरी बिल्डिंग लू की है। हैग तुरंत गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, जिद करते हुए कि उन्होंने कभी उन्हें प्रोवोक नहीं किया। वो विश्वास नहीं कर सकती कि वो सिर्फ चाहती थी कि ये सब चेन शियाओ के साथ हो, उसके साथ नहीं। लेकिन ये माफिया लड़के हैं और उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। उनके पास पावर है और लोग उनका साथ दे रहे हैं, तो वो बस जो चाहें ले लेते हैं। शॉपकीपर आखिरकार घबरा जाता है और पछतावे में गिर जाता है। वो स्वीकार करता है कि वो गलत था और कि उसे उन टुकड़ों के लिए लालची नहीं होना चाहिए था। अब सब कुछ चला गया है और यहां तक कि सरवाइव करने का उसका रास्ता भी गायब हो गया है। वो हैग को गूंज से पिटते देखता है और दूसरे भी जमीन पर बेबस पड़े हैं। वो चिल्लाता रहता है कि वो सच में अंधा था और सोचता है कि वो कैसे कभी उनके जैसे जानवरों के झुंड पर भरोसा कर सकता था। इस पॉइंट पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। माफिया लड़के अपनी सोर्ड्स के साथ इकट्ठे होते हैं। उनका बॉस सामने खड़ा है और वो बुरी लड़की बिल्कुल उसके बगल में। बुरी लड़की को पहले से ही वो मिल गया जो वो चाहती थी और अब वो सिर्फ बदला चाहती है। जैसे ही वो सब बाहर से बिल्डिंग को घूर रहे हैं, अचानक कुछ नीचे गिरता है। अंदर से चुनशा सीधे नीचे जमीन पर एक काउच फेंकता है। अपने खाने का आराम से मजा लेते हुए वो नीचे देखता है और पूछता है कि क्या सब उसे ढूंढ रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो शानदार टाइम बिता रहा है। बॉस मुंह बनाता है और कहता है कि मौत पहले से ही करीब है, फिर भी चुन अभी भी शो कर रहा है। वो चुन से सप्लाई सौंपने के लिए कहता है और वो कम से कम उसकी बॉडी को इंटैक्ट छोड़ देगा। बुरी लड़की उसके बगल में खड़ी है, ध्यान से देख रही है कि आगे क्या होता है। चुन शांत रहता है। वो धीरे धीरे एक कपड़े से अपना मुंह पोंछता है और कहता है कि क्या उनके पेरेंट्स ने उन्हें बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए। वो कहता है कि किसी को खाते समय डिस्टर्ब करना बेहद अशिष्ट है और पूछता है कि क्या ये गूंज इतनी सिंपल चीज भी मैनेज नहीं कर सकते। ये बॉस को पूरी तरह से भड़का देता है। वो गालियां देता है और सबको ऑर्डर देता है कि चुन को जितना चाहें उतना मारें। गूंज एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन चुन आसानी से पंचेस से बच जाता है, जबकि अभी भी अपनी प्लेट पकड़े हुए है। उसका बैलेंस हास्यास्पद रूप से अच्छा है। एक लड़का उस पर झपटता है और चुन उसका सिर पकड़ता है और उसे सीधे जमीन में पटकता है। एक और आदमी एक विशाल हथियार के साथ चार्ज करता है, उसे बेतरतीब से घुमाते हुए। चिन स्विंग से बचता है और उसे जोर से लात मारता है। लड़का सोचता रहता है कि अभी क्या हुआ। फिर एक और अटैकर पीछे से एक एक्स के साथ आता है और चिन शियाओ पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। चुन खुद से सोचता है कि क्या वो सच में उसे स्पेशल सेगमेंटेशन इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो खुद को स्टेडी करता है और तैयार हो जाता है। अचानक एक बॉटल बॉस और बुरी लड़की की तरफ आगे उड़ती है। वो इसे कंफ्यूजन में देखते हैं और अगले पल गाढ़ा धुआं इलाके को भर देता है। ये एक स्मोक ग्रेनेड निकलता है। बॉस खांसना शुरू करता है और चिल्लाता है कि ये टीयर गैस है। वो चीखता है कि इस लड़के का एक हेल्पर है और सबको तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर देता है। ग्रुप घबरा जाता है और इधर उधर भागता है। यहां तक कि चुनशा भी इस सडन डेवलपमेंट से थोड़ा कंफ्यूज दिखता है। अफरा तफरी में एक्स वाला लड़का अपनी स्ट्राइक मिस कर देता है और अपना हथियार जमीन पर गिरा देता है। फिर एक और आवाज बोलती है, कहते हुए कि चैन ने जो ट्रबल उठाई वो छोटी नहीं है। वो जोड़ता है कि चैन की स्किल्स एक्चुअली काफी इंप्रेसिव हैं। चुन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो सिर्फ एक चीज जानना चाहता है, पूछते हुए कि वो यहां क्यों है। आदमी जवाब देता है कि ये गन्स के बारे में है। वो पूछता है कि क्या चुन अभी भी उन्हें चाहता है और कहता है कि उसके पास अच्छा सामान उपलब्ध है। वो साफ करता है कि वो बस डील जारी रखना चाहता है। लड़का विश्वास नहीं कर सकता कि चुन शाह ऐसे समय में आइस वाटर पी रहा है। वो कमेंट करता है कि चुन सच में कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा है। चुन शाह आराम से जवाब देता है और कहता है कि उन्हें पहले बात करनी चाहिए। वो पूछता है कि लड़का यहाँ क्यों है, बताते हुए कि उसका टेरिटरी इस तरफ नहीं है। लड़का समझाता है और कहता है कि लू हियांग हाल ही में उसके बिजनेस के साथ मैस कर रहा है और वो दिनों से उसे देख रहा है। जैसे वो चिल्ड वाटर पकड़ता है, वो अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता। वो आगे कहता है कि उसने लू को इस तरफ जाते देखा तो वो एक नजर डालने के लिए उसके पीछे गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू एक्चुअली चुन के लिए आ रहा था। वो जोड़ता है कि सप्लाईज लंबे समय से दुर्लभ हैं, फिर भी चुन के पास इतना बड़ा स्टॉकपाइल है और ऐसी चीज बिना स्पेशल चैनल्स के नहीं हो सकती। चिन पूछता है कि वो एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लड़का जल्दी से साफ करता है कि वो घुसपैठ करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो कहता है लू हियांग ने हाल ही में प्यूरिफाइड वाटर की बड़ी मात्रा जमा की है और वो चान के साथ उस पानी को पाने के लिए कोऑपरेट करना चाहता है। वो समझाता है कि वो लू के अंडरग्राउंड बिजनेस की लेआउट से बहुत फैमिलियर है। चुन पानी पाने का रास्ता ढूंढेगा
फिर वो इसे पहले यहां स्टोर करेंगे और उसके बाद वो इसे बेचने का काम हैंडल करेगा। चुन इसके बारे में सोचता है और समझता है कि जैसे तापमान बढ़ता रहता है, पानी सच में अब हार्ड करेंसी है। वो मान जाता है कि कोऑपरेशन ठीक है, लेकिन कहता है कि प्रॉफिट स्प्लिट 9-1 होगा, उसे 9 और दूसरे लड़के को 1। लड़का तुरंत रिएक्ट करता है और शिकायत करता है कि 9-1 स्प्लिट बेसिकली लूट है। उसी समय एक नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन शॉक +40। चुन शांति से जवाब देता है कि अगर वो तैयार नहीं है तो बात करने को कुछ नहीं है। लड़का अचानक घबरा जाता है और जल्दी से अपना स्टैंस नर्म करता है। वो 8-2 स्प्लिट सजेस्ट करता है और पूछता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है, कहते हुए कि उसे भी खाना है। उसके दिमाग में वो सोचता है कि ये लड़का बहुत शांत है और उसके पास जरूर कोई ट्रम्प कार्ड है। वो जानता है कि चुन के अलावा वो कोई और सूटेबल नहीं ढूंढ सकता। चुन एक पल के लिए सोचता है और फिर मान जाता है कि 8 से 2 ठीक है। हालांकि वो एक और कंडीशन जोड़ता है। वो कहता है कि भविष्य में अगर लड़के को नया सामान मिलता है तो चुन को फर्स्ट पिक मिलेगा और बाकी बाद में बेचा जा सकता है। लड़का आह भरता है और हार मान लेता है कहते हुए कि ठीक है, चुन जीत गया। चुन डील कंफर्म करता है और कहता है कि पहला कदम स्ट्रॉन्गहोल्ड स्ट्रक्चर और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। जल्द ही वो पास की एक बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। ऊपर से वो नीचे देखते हैं और लड़का समझाता है कि ये लुहियांग का स्ट्रॉन्गहोल्ड है। वो कहता है कि ट्रेडिंग एरिया सामने में है और जिन लोगों के पास पानी कम है वो या तो इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं या दूसरी चीजों के बदले एक्सचेंज करते हैं। बहुत से लोग गन्स के साथ घूम रहे हैं, साफ तौर पर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। काफी सारी औरतें भी हैं जो एंटरटेनमेंट और सर्विसेज दे रही हैं। लड़का आगे समझाता है कि कुछ लड़कियों को खासकर अपर मैनेजमेंट की सेवा के लिए पकड़ा गया था। उन लड़कियों में से एक वही बुरी लड़की निकलती है जिसने पहले चिन को धोखा दिया था और यहां तक कि माफिया लड़कों का एक झुंड उसके घर लाने की कोशिश की थी। लड़का फिर जोड़ता है कि वाटर स्टोरेज एरिया पीछे में है, हालांकि उसे अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। चली, चुन कहता है कि वो अंदर घुसेगा और खुद एक नजर डालेगा। वो लड़के से कहता है कि एक बार जब वो सिग्नल देखे तो उसे मेन फोर्स को हटाने के लिए पेरीमीटर पर केओस बनाना चाहिए। लड़का हैरान है और पूछता है कि क्या चुन सच में अकेले अंदर जा रहा है। वो सवाल करता है कि चुन अकेले उस सारे पानी को कैसे हिलाने की योजना बना रहा है। चुन शांति से जवाब देता है कि उसके अपने तरीके हैं। वो आगे बढ़ता है, शैडोज में घुसते हुए। जल्द ही एक गार्ड बाहर निकलता है और उसे रोकता है, कहते हुए कि वो अनफेमिलियर लग रहा है और पूछते हुए कि उसकी आईडी कहाँ है। चंद तुरंत एक कार्ड जैसी चीज निकालता है और कहता है कि बॉस लू ने उसे पानी के स्टॉक को काउंट करने के लिए भेजा है। गार्ड मुंह बनाता है और कहता है पानी के स्टॉक को काउंट करना एक मजाक लगता है, पूछते हुए कि क्या चुन सोचता है कि वो एक बच्चे को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। एक नोटिफिकेशन दिखती है शोइंग डिटेक्टेड नेगेटिव इमोशन मॉकरी +5। चुन शांति से अपना हाथ गार्ड के कंधे पर रखता है। उसके दिमाग में वो सोचता है कि पहले उसने सिर्फ एप्पल्स पर स्पेशल कट इस्तेमाल किया था, लेकिन आज वो कुछ अलग काटेगा। वो तुरंत स्किल एक्टिवेट करता है। गार्ड की आंखें शॉक में चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता इससे पहले कि उसे खत्म कर दिया जाए। एक नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन हॉरर +50 और पेन +50। जैसे ही गार्ड गिरता है, पास का एक और आदमी फायर करना शुरू कर देता है। चंद शॉट से बचता है और शूटर की तरफ सीधा एक स्पेशल कट भेजता है, उसे भी खत्म करते हुए। एक और नोटिफिकेशन दिखती है शोइंग डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन फियर +100 और डिस्पेयर +100। गन शॉट्स इलाके में गूंजते हैं और ज्यादा गार्ड्स दौड़कर आते हैं, चिल्लाते हुए कि कोई अंदर घुस गया है और एक दूसरे से कहते हुए कि तेजी से आगे बढ़ें। हेवी वेपन्स बाहर आते हैं और एक लड़का यहां तक कि एक रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए है। चंद जल्दी से एक कोने में छिप जाता है, जैसे गार्ड्स अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़कर जाते हैं। वो सोचता है कि वो पल के लिए सेफ है। अचानक एक हाथ उसे पीछे से पकड़ता है। चुन शिया अकड़ जाता है और समझता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। जब वो पीछे देखता है तो वो गार्ड्स को अभी भी इलाके में भीड़ लगाते देखता है, हर जगह सर्च करते हुए। लेकिन जो हाथ उसे पकड़े हुए है वो एक औरत का है। वो चुपचाप उससे कहती है कि शांत रहे। वो उसे एक सुनसान जगह में खींचती है। एक बार जब वो छिप जाते हैं, चिन पूछता है कि वो यहां क्यों है। औरत कहती है कि उसे पकड़ा गया था और पूछती है कि क्या उसे भी पकड़ा गया था। चिन डायरेक्टली जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो पूछता है कि क्या वो जानती है कि वाटर स्टॉक पाइल कहां है। लेडी कहती है कि उन्होंने उससे क्लीनिंग का काम करवाया और उस दौरान उसने पहले से ही लेआउट समझ लिया। वो चंद से कहती है कि वो उसे वहां ले जा सकती है। वो सावधानी से चारों ओर देखती है और अचानक एक बकेट कई सोल्जर्स के सामने गिरती है। सोल्जर्स तुरंत अपनी गन्स उठाते हैं और चिल्लाते हैं कि कोई वहां है, सबको कहते हुए कि जल्दी से आगे बढ़ें। जैसे ही वो भागते हैं, लेडी और चिन शाह के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाता है।
लेडी उससे कहती है कि उसके पीछे आए और कहती है कि इस रूट पर कोई सर्वेलेंस कैमराज नहीं है। वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जितनी तेजी से हो सके बढ़ते हैं। जब वो करीब पहुंचते हैं, चुनचा उससे कहता है कि वो छिपने के लिए कोई जगह ढूंढे और उसके वापस बाहर आने का इंतजार करे। लेडी पोस्लूशनो वैसा ही करती है जैसा उसे बताया गया। चुनचा फिर अपना अटैक तैयार करना शुरू करता है। वो अपनी ऑरा इकट्ठी करता है और एक पावरफुल पंच के साथ दरवाजा तोड़ देता है, जोर से अंदर घुसते हुए। हालांकि अंदर कई सोल्जर्स वेट कर रहे हैं। उनमें से एक चिल्लाता है, जानने की मांग करते हुए कि वो कौन है और वो अंदर कैसे आया। साफ तौर पर गुस्से में चुनचा झिझकता नहीं। जिस पल आदमी उससे आंख मिलाता है, चुन अपना कट अटैक इस्तेमाल करता है और उसे तुरंत खत्म कर देता है। एक नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए, डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन शॉक +20, फियर +20 और पेन +20। जैसे लेडी छिपती है और आगे देखती है, वो चिंता करना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि चुनशा लंबे समय से अंदर है और सोचती है कि कहीं उसे कुछ नहीं हुआ। वो सच में चिंतित है और उम्मीद करती है कि सब ठीक है। लेकिन जब वो सावधानी से अंदर देखती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है। जगह तबाही से भरी है और वो विश्वास नहीं कर सकती कि वो क्या देख रही है। सब कुछ बर्बाद दिख रहा है। अचानक वो एक फिगर को सीधे उसकी तरफ चलते हुए नोटिस करती है। वो घबरा जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है और अटैक करने वाली है। फिर वो समझती है कि ये चुनशा है। चुन शांति से उससे कहता है कि ये हैंडल हो गया और कहता है कि उन्हें जाना चाहिए। वो तुरंत मुड़ता है और चलना शुरू कर देता है। फिर वो एक गन निकालता है, हवा में इशारा करता है और एक शॉट फायर करता है। बुलेट हवा में फट जाती है। लेडी इससे शॉक्ड है, लेकिन चुन हंसना शुरू कर देता है क्योंकि वो एग्जैक्टली जानता है कि उसने क्या किया। बाहर लड़का सिग्नल देखता है और तुरंत समझ जाता है। वो कहता है कि चुनशा सच में बुरा नहीं है और जेन्युइनली इंप्रेस्ड लगता है। वो फिर अपना खुद का तबाही का प्लान शुरू करता है। वो जमीन पर कई तैयार बॉटल्स फेंकता है, हर जगह केओस और एक्सप्लोजन्स पैदा करते हुए। पूरा इलाका जल्दी से आग पकड़ लेता है। लोग आग के बारे में चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इसे बुझाने की कोशिश करते हुए इधर उधर भागते हैं। बिल्कुल जैसा प्लान किया गया था, हर कोई पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है। केओस फैलने के साथ चुनशा और लेडी आसानी से दूसरे एरियाज में गहराई तक चली जाती हैं। लेडी रास्ता बताती है और कहती है कि गली से होकर जाना उन्हें साउथ गेट के बाहरी इलाके तक ले जाएगा। जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं, एक और औरत अचानक पीछे से दौड़कर आती है और चेन शिया को पुकारती है, उससे भीख मांगते हुए कि वो उसे साथ ले चले। वो वही बुरी औरत है। चुन तुरंत मुड़ता है और उसे पहचान लेता है। वो फिर से गिड़गिड़ाती है कहते हुए कि वो पहले लवर्स थे और उससे पूछती है कि वो उसे अपने पास्ट की खातिर साथ ले चले। वो करीब आती है और वादा करती है कि जब तक वो उसे इस जगह से ले जाता है, वो उसके नाम पर लोन्स लेने के लिए उसके खिलाफ नहीं जाएगी। चुन ठंडे से जवाब देता है कि वो सच में सिचुएशन को बिल्कुल नहीं समझती। ये सुनकर औरत टूट जाती है और रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि वो हर दिन उसे फोर्स करते हैं, उसे बूढ़े आदमियों की सेवा करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर वो रेसिस्ट करती है तो वो उसे मारते हैं और अगर वो भागने की कोशिश करती है तो वो उसे पकड़ते हैं और घसीटकर वापस ले आते हैं। वो कहती है कि उसके पास जाने के लिए कहीं और नहीं है और चुन से भीख मांगती है कि वो उसे अपने साथ रहने दे, वादा करते हुए कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। चुन उसकी तरफ देखता है और उसे सब कुछ याद दिलाता है जो उसने किया। वो पूछता है कि क्या उसने कभी आज के बारे में सोचा जब उसने उस पर हंसी थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे सिम्प बुलाया, उसकी पीठ पीछे बूढ़े आदमियों के साथ सोई और यहां तक कि लू हियांग को सीधे उसे मारने की कोशिश करने के लिए लीड किया। ये सुनने के बाद बुरी लड़की अचानक सच में डर जाती है। उस पल वो आखिरकार समझती है कि उसने जो किया है वो पूरी तरह से माफी के लायक नहीं है। चिन और भी गहराई से सोचता है। उसके दिमाग में वो अपनी पिछली जिंदगी याद करता है और सोचता है कि जब उसने उस समय उसके टुकड़े टुकड़े किए थे, क्या उसने कभी कल्पना की थी कि आज का दिन आएगा। उसने उसके साथ बहुत ज्यादा भयानक चीजें की थीं और कोई रास्ता नहीं है कि वो उसे माफ कर सके। चाहे वो अब कुछ भी कहे, वो खुद को अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वो हिस्ट्री को फिर से रिपीट होने की इजाजत नहीं दे सकता। चुन ठंडे से उसे एक तरफ धकेलता है और कहता है कि उसकी एक्टिंग अभी भी उतनी ही बेकार है जितनी हमेशा थी। वो फिर दूसरी औरत की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि उन्हें जाना चाहिए। औरत जमीन पर पड़ी बुरी लड़की की तरफ एक नजर डालती है और चुपचाप उम्मीद करती है कि वो इससे सीखे और कभी उसके जैसी ना बने। उस पल बुरी लड़की अचानक भड़क जाती है। वो कहती है कि अगर चुन उसे जीने नहीं देगा तो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तुरंत एक नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन हेट्रेड +999 पूरी तरह से चार्ट से बाहर हो जाती है। ज्यादा समय नहीं गुजरता, इलाके का बॉस आता है। सबसे पहली चीज जो वो पूछता है वो ये है कि पानी कहाँ है और क्या उसका पानी अभी भी सेफ है,
क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो उसके पास अभी है। जब वो डोर खोलते हैं और अंदर की तबाही देखते हैं तो उनके दिल डूब जाते हैं। वहां बिल्कुल कुछ नहीं बचा। फिर वो दीवार पर लिखे शब्दों को नोटिस करते हैं। वो साफ कहता है कि बॉस, लॉ का पानी ले लिया गया है और अगली बार उसकी जिंदगी ली जाएगी। लॉ पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, जानने की मांग करते हुए कि ये किसने किया। वो विश्वास से परे गुस्से में है। उस पल जमीन पर पड़ी बुरी लड़की बोलती है। वो बॉस लू को बताती है कि ये चुनशा था। वो दावा करती है कि उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चुन ने उसे चोट पहुंचाई और यहां तक कि लू का अपमान किया, उसे कचरा बुलाते हुए। वो लू से चिपक जाती है, जानबूझकर उसे, और मैनिपुलेट करते हुए, कहते हुए कि चुन ने दावा किया कि लू ऐसे रिसोर्सेज रखने के लायक नहीं है। वो आग भड़काती रहती है और जोड़ती है कि चुन उन सबको खत्म करना चाहता है। ये सुनकर लू का गुस्सा पूरी तरह से फट जाता है। वो सबको ऑर्डर देता है कि वो उसके पीछे साउथ गेट तक आई और चिनशा का कत्ल करें। पूरे इलाके में एक भारी कमोशन फैल जाती है जैसे ऑर्डर दिया जाता है। चुन और दूसरा लड़का दोनों तुरंत मूवमेंट को नोटिस करते हैं। लड़का इस पर कमेंट करता है, साफ तौर पर समझते हुए कि क्या हो रहा है। जैसे ही पूरी फोर्स अपने बॉस के पीछे इकट्ठी होती है, चुन शांति से बड़बड़ाता है कि बॉस लू तेजी से आगे बढ़ता है। फिर भी वो पहले से ही तैयार है। फिर लू आगे इशारा करता है और ऑर्डर देता है, सबको कहते हुए कि जाओ और उसे पकड़ो। उसके पीछे हर कोई आगे चार्ज करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने में पूरी तरह से असमर्थ। उनकी इमोशंस वाइल्ड चल रही हैं, लेकिन ये एक्चुअली चन को फायदा देता है। वो शांत रहता है और आराम से एक टॉर्च उनके सामने जमीन पर फेंकता है। तुरंत आग की एक विशाल दीवार बना देता है। ग्रुप रुकने के लिए मजबूर हो जाता है फ्लेम्स के पीछे फंसकर। बॉस चिल्लाता है कि वो श्योर करेगा कि चुनचाओ खत्म हो जाए। उसके तुरंत बाद एक नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए, डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन हेट्रेड प्लस 999। अब 2 लोग हैं जिनकी चुन के प्रति नफरत पूरी तरह से मैक्स हो गई है। चिन हालांकि रिलैक्स्ड रहता है। वो बॉस लू को धन्यवाद कहता है और मेंशन करता है कि वो खुशी से ये इमोशन पॉइंट्स लेगा और भी स्ट्रांग बनने के लिए और भविष्य में और भी पॉइंट्स कमाने के लिए। फिर एक और नोटिफिकेशन दिखती है। ये कहती है, दिंग नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स 3000 तक पहुंच गए हैं और एक नई स्किल अनलॉक हुई है जिसे स्पेशल बैरियर कहा जाता है। कोजी शेल्टर के अंदर लड़का एक छोटी पार्टी दे रहा है। वो हंसता है और कहता है कि जो अभी हुआ वो बहुत जबरदस्त था और वो बूढ़ा कुत्ता लू शायद अभी अपनी जगह तोड़ रहा होगा। वो वहां बैठकर हर तरह की पागलपन से अच्छी डिशेस का मजा ले रहे हैं, बिना किसी परवाह के पार्टी कर रहे हैं, बाहर की घातक गर्मी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। खाना इतना अच्छा दिख रहा है कि बस इसे देखना ही किसी को भी शामिल होने का मन कर देता है। ये उस तरह की दावत है जिसमें आप तुरंत कूदना चाहते हैं, लेकिन सैडली जब तक आपके सामने असली खाना नहीं है, आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। फिर भी स्टोरी आगे बढ़ती है। ये सब देखने के बाद लेडी दिल से चुन शाह को धन्यवाद देती है। वो कहती है कि अगर वो नहीं होता तो वो नहीं जानती कि वो कितने समय तक उस नरक के गड्ढे में फंसी रहती। वो बेहद शुक्रगुजार है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार महसूस करती है। वो यहां तक कि उसके लिए खाना बनाने की पेशकश करती है, कहते हुए कि वो हर तरह का खाना बना सकती है। वो बस उसे खुश करना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि लड़कों को अच्छे घर के बने खाने पसंद होते हैं। शॉन मुस्कुराता है और उसे बताता है कि वो पुराने क्लासमेट्स हैं तो इतने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वो उसकी ग्रेटिट्यूड समझता है, लेकिन वो यह भी चाहता है कि वो रिलैक्स करे, सेफ महसूस करे और बस यहां आराम से रहे। लेडी जिद करती है कि ये सिर्फ पोलाइटनेस नहीं है। वो कहती है कि उसने उसे महसूस कराया कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन पर ट्रस्ट करना वर्थ है। लड़का फिर कहता है कि वो पूरी हीरो जो ब्यूटी को बचाती है वाली मूव भी काफी इंप्रेसिव थी। वो मजाक में छन से डिटेल्स मांगता है, एग्जैक्टली जानना चाहते हुए कि उसने ये कैसे किया। वो विश्वास नहीं कर सकता कि चुन ने खुद एक पूरा रिजर्वुआर खाली कर दिया और सोचता है कि क्या ये किसी तरह का क्रेजी मैजिक है। एक पल के लिए कमरे में साइलेंस छा जाती है। चन बस कहता है कि उसके अपने तरीके हैं और लड़के से कहता है कि उसे फोकस करना चाहिए कि इतने पानी को सेफली कैसे बेचना है। ये सुनकर लड़का 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, समझते हुए कि चुन सही है। उतनी मात्रा में पानी बेचना बिना लोगों को नोटिस कराए कि वो कहां से आया बिल्कुल आसान नहीं होगा। चुन फिर आराम से लेडी से उसकी जूनियर हाई के बाद की जिंदगी के बारे में पूछता है, मेंशन करते हुए कि ग्रेजुएशन के बाद उसने उसके बारे में कोई न्यूज नहीं सुनी। लेडी झिझकती है, फिर समझाती है कि ग्रेजुएशन के बाद उसके परिवार को गंभीर ट्रबल का सामना करना पड़ा। वो कहती है कि उसके पेरेंट्स एक ही समय में गायब हो गए। जैसे वो बात करती है, मेमोरीज उसे ओवरवेल्म कर देती हैं और वो फिर से पैनिक करना शुरू कर देती है। फिर भी वो आगे बढ़ती है, जानते हुए कि चैन सच्चाई जानने के लायक है। लेकिन जैसे ही वो बोल रही है, फ्लेम्स अचानक इलाके के चारों ओर उठने लगती हैं। वो विश्वास नहीं कर सकते
कि वो क्या देख रहे हैं। जब वो बाहर देखते हैं, लड़का चीख कर कहता है कि पूरी जगह में आग लगी है, ये पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है। ये ऑब्वियस है कि जिन लोगों ने पानी खोया है वो या तो इसे वापस चाहते हैं या सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। जैसे ही फ्लेम्स फूटती हैं, चुन, लेडी और लड़का सब बाहर घूरते हैं। आग बहुत बड़ी है। केओस में वो लोगों को तकलीफ में देखते हैं। एक बच्चे को पकड़े हुए एक शख्स मदद के लिए चीखता रहता है और किसी से बच्चों को बचाने की भीख मांगता है। लड़का अचानक समझ जाता है कि क्या हो रहा है और कहता है कि ये लू हियांग है इसके पीछे, सोचते हुए कि क्या वो कमीना सच में सबको जलाकर मारने की कोशिश कर रहा है। लेडी चिंता से पूछती है कि क्या उन्हें कुछ करना चाहिए। चेन, हालांकि अपने खुद के विचारों में खोया हुआ है, उसके दिमाग में वो समझता है कि लू हियांग उसे बांधने के लिए एक रस्सी के रूप में मॉरलिटी और इनोसेंट जिंदगियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि ये पॉइंटलेस है क्योंकि वो बहुत पहले उस सड़े हुए डू गुडर से आगे निकल चुका है जो अपनी पिछली जिंदगी से था, जो सबको बचाने की कोशिश करने के लिए सिर्फ गला घोंट कर मार दिया जाएगा। बाहर लू हियांग चिल्लाता है चौनशिया के बाहर आने के लिए, धमकी देते हुए कि अगर वो नहीं आया तो वो पूरे इलाके को राख में जला देगा और देखेगा कि चेन का तथाकथित आयरन टर्टल शेल कितनी देर तक चल सकता है। लू के अंडरलिंग्स में से एक उसकी चापलूसी करता है, कहते हुए बॉस हमेशा की तरह समझदार हैं। वो जोड़ता है कि अगर आग फैलती रहती है तो भले ही वो जलकर न मरें, धुआं उन्हें खत्म कर देगा। लू तमाशे का मजा लेता है। जैसे आग बड़ी से बड़ी होती जाती है, उसका मूड बेहतर से बेहतर होता जाता है। उसके दिमाग में वो सोचता है कि ये तब होता है जब कोई उससे लड़ने की हिम्मत करता है। फ्लेम्स बढ़ती रहती हैं और पास की बिल्डिंग्स गिरना शुरू कर देती हैं, जो आग को और भी ज्यादा फ्यूल देती है। शेल्टर के अंदर लड़का पैनिक करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो ऐसे वहां नहीं रह सकते। वो चेतावनी देता है कि गर्मी अंदर कंडक्ट करेगी और भले ही वो जले नहीं, वो या तो जिंदा भुन जाएंगे या ऑक्सीजन की कमी से सफोकेट हो जाएंगे। चिन बस मुस्कुराता है। उसके पास पहले से ही एक प्लान है। उसके दिमाग में वो सोचता है कि हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स में कोई रास्ता नहीं है कि वो इतना मूर्ख होगा कि अपने सेफ हाउस में हाईएस्ट ग्रेड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल ना करे। उसने बहुत पहले इसके लिए तैयारी की थी। उसके पास यहां तक कि रैंडम पुराने पीसीज अभी भी चल रहे हैं, जैसे विंडोज एक्सपी या कुछ वाले। फिर वो शांति से एक रेड बटन दबाता है, और नॉर्मली जब कोई एक रेड बटन दबाता है तो चीजें बहुत गलत होने वाली होती हैं, लेकिन इस बार ये ऑपोजिट है। बाहर डिवाइसेस एक्टिवेट होते हैं और फायर कंट्रोल ग्रेनेड्स स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। वो मैसिव फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरह काम करते हैं, पूरे इलाके में थिक सप्रेसेंट स्मोक रिलीज करते हुए। जैसे धुआं फैलता है, फ्लेम्स तेजी से मर जाती हैं। लड़का बस वहां खड़ा है, अविश्वास में, पूरी तरह से हैरान है जो वो देख रहा है। वो कहता है, होली क्रैप, ये नैनोग्रेड एरोजेल है। वो विश्वास नहीं कर सकता कि चेन ऐसी चीज पर अपने हाथ भी रख सकता था। वो कहता है कि ये चीज स्ट्रेट अप मिलिट्री ग्रेड है और पूछता है कि क्या चुन ने किसी आर्मी को लूटा या कुछ। लेडी भी जो वो देख रही है उससे पूरी तरह से हैरान है। जैसे आग मरना शुरू होती है, बाहर का बॉस ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता जाता है। वो नाक से हवा निकालता है और कहता है कि ये बस एक डिस्परेट मौत की स्ट्रगल है, लेकिन वो साफ तौर पर इसके लिए भी तैयार है। अचानक पास के लड़कों में से एक उस पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि बॉस डिस्ट्रैक्टेड है। लड़का अपनी पूरी ताकत से स्विंग करता है, लेकिन ये बेकार है। बॉस कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वो अटैकर को आसानी से खत्म कर देता है और सबको ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ते रहें। वो कहता है कि वो विश्वास नहीं करता कि चेन का कचरा हमेशा के लिए चल सकता है। वो इसे खींचने के लिए तैयार है। उसके बगल का आदमी पैनिक करता है और हकलाते हुए बॉस को बताता है कि फ्यूल लगभग खत्म हो गया है। वो कहता है कि वो वाइट धुंध बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस पल चेन की आवाज गूंजती है। वो आराम से बॉस लू से पूछता है कि क्या उसने आग से खेलना खत्म कर लिया, और मजाक करता है कि क्या वो ठंडा होने के लिए आइस वाटर का एक ग्लास लेने अंदर आना चाहता है। उसके तुरंत बाद एक नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए, डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन एंगर प्लस 888। जो लोग बाहर खड़े होकर आग के शो का मजा लेने की उम्मीद कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से निराश हैं। फ्लेम्स के मरने के साथ देखने के लिए कुछ नहीं बचा। अपने दिमाग के अंदर बॉस अपना माइंड बदल लेता है। वो फैसला करता है कि सिर्फ चिन शाह को मारना उसे बहुत आसानी से छोड़ना होगा। वो समझता है कि ये घर फायरप्रूफ है, मजबूत है और पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। उसकी नजरों में ये परफेक्ट शेल्टर है और अब वो इसे खुद के लिए चाहता है। ब्रूट फोर्स काम नहीं किया, फायर अटैक्स फेल हो गए, तो वो फैसला करता है कि अब और प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि अगर ऐसा है तो किसी को उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए सिविलिटी के आखिरी बिट को फाड़ने के लिए जो उसके पास बचा है। जैसे वो पास के सिविलियंस की तरफ देखता है, फियर उनके चेहरों पर फैल जाता है। चिन एग्जैक्टली समझता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो पहले से ही हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार है। उसका रिजॉल्व मजबूत है
और वो जो भी आगे आए उसके लिए तैयार है। जैसे आग पास में जलती है, इडियट बॉस चिल्लाता है कि चुन शाह को भाग जाना चाहिए और उन सभी लोगों को देखना चाहिए जो उसकी वजह से तकलीफ में है। आंटी तुरंत रोना और चुन पर चीखना शुरू कर देती है, उसे एक डैम छोटा लड़का बुलाते हुए। वो उसे बॉस लू को ऑफेंड करने के लिए ब्लेम करती है और सबको अपने साथ नीचे घसीटने के लिए, उससे बाहर आने के लिए कहते हुए। एक और लड़का चिल्लाता है कि लू हियंग एक कमीना है और कहता है कि अगर सच में ऐसा होता है तो वो बाहर निकलेंगे और उससे मरने तक लड़ेंगे। चुन खुद से सोचता है कि दूसरे लोगों की जिंदगियों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए करना सबसे पुरानी ट्रिक है। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में सॉफ्ट हार्टेड होना सुइसाइड करने से अलग नहीं है। लू मुंह बनाता है और कहता है कि चूंकि चुन एक कावर्ड की तरह छिपना चाहता है तो ठीक है, और वो इसके बजाय इस बूढ़ी चीज से शुरू करेगा। वो एक बुजुर्ग आदमी को पकड़ता है जो कांप रहा है और डर से रो रहा है। उस पल एक आवाज चिल्लाती है कि लू हियांग ऐसा करने के लिए भयानक मौत मरेगा। जब चेन उस आवाज को सुनता है और देखता है कि क्या हो रहा है तो वो तुरंत इसे ग्रैंडपा वोंग के रूप में पहचान लेता है। उसे याद आता है कि कैसे इस बूढ़े आदमी ने एक बार उसके लिए पानी लाया था और उससे सरवाइव करने के लिए कहा था, कहते हुए कि जब तक वो जिंदा है हमेशा उम्मीद रहेगी। वो मेमोरी आखिरकार चुन में असली गुस्सा जगाती है। वो मुड़ता है और मूकोंग से अंदर रहने और यूयू को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, कहते हुए कि वो बॉस लू के साथ स्कोर सेटल करने जा रहा है। बाकी लोग उसे शॉक में देखते हैं लेकिन वो समझते भी हैं। जैसे चून फ्लेम्स के समुद्र में बाहर चलता है, वो शांति से लू हियांग से कहता है कि जो भी ग्रीवेंस मौजूद हैं वो स्ट्रिक्टली उन दोनों के बीच हैं और किसी और से कोई लेना देना नहीं है। लॉ अभी भी बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़े हुए हैं। उसके हाथ में एक टॉर्च जल रही है। चेन के शब्दों को सुनने के बाद वो बूढ़े आदमी को एक तरफ फेंक देता है और चुन का मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि वो आखिरकार अपने टर्टल शेल से बाहर निकलने के लिए तैयार है। वो पूछता है कि क्या चुन हीरो बनना चाहता है। वो फिर अपनी कंडीशंस रखता है, चुन से कहते हुए कि पैसे वापस करे, पानी सौंप दे और अपनी जिंदगी पीछे छोड़ दे, और शायद वो दूसरों को जाने देने पर विचार करेगा। चुन ठंडे से जवाब देता है और कहता है कि उसे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को इंटेंसली घूरते हैं। फिर चन अपना हाथ उठाता है और सीधे आगे इशारा करता है। वो कहता है कि लड़ाई और मारना बोरिंग है और सिर्फ किसी के कारमा को नुकसान पहुंचाता है। वो जोड़ता है कि उसने सुना है कि लू ने कसीनो चलाकर शुरुआत की थी, तो क्यों ना इसे उस तरीके से सेटल किया जाए जिसमें लू सबसे बेहतर है। वो एक बेट प्रपोज करता है। चन कहता है कि गुड, कि अगर लू जीतता है तो जो कुछ भी उसका है वो उसका होगा, लेकिन अगर चुन जीतता है तो लू को ग्रैंडपा वोंग को रिलीज करना होगा और इस इलाके से भाग जाना होगा। फिर बॉस लू हंसना शुरू कर देता है और तुरंत मान जाता है। वो डाइस सेटअप फेंक देता है और कहता है कि वो पॉइंट्स के साइज पर बैट लगाएंगे, जीवन या मौत तय करने के लिए एक राउंड। चन जल्दी से जो उसकी तरफ फेंका गया उसे पकड़ता है और शांति से कहता है कि वो बिग पर बैट लगा रहा है। वो जोड़ता है कि गैम्बलर्स के गॉड का शोडाउन शुरू होने वाला है। वो दोनों अपने स्टांसेस एडजस्ट करते हैं और एक पल के लिए सच में ऐसा लगता है जैसे वो एक कसिनो में खड़े हैं ना कि एक जलते बैटलफील्ड पर। वो गैम्बल शुरू करते हुए जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। डाइस मशीन स्विच ऑन होती है और अंदर के डाइस पागलों की तरह घूमने लगते हैं। जैसे डाइस रोल करते हैं, चारों ओर हर कोई अपने बॉस के लिए चीयर करना शुरू कर देता है, चिल्लाते हुए कि बॉस लू डेफिनेटली जीतेगा। बॉस लू खुद बेहद कॉन्फिडेंट दिखता है। जब डाइस रुकते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है और गर्व से अनाउंस करता है कि ये 3 सिक्सेस हैं, एक सुप्रीम रोल, और कि चुन हार गया। चुन शांत रहता है और उससे कहता है कि जल्दबाजी ना करे, कहते हुए कि विनर अभी तय नहीं हुआ। वो फिर डाइस को सटली मैनिपुलेट करता है, अपनी खुद की ट्रिक इस्तेमाल करके उन्हें जैसे चाहता है वैसे मूव करता है। उसके बाद वो डाइस को साफ सुथरे तरीके से काटता है और आराम से कमेंट करता है कि बॉस लूज के डाइस बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं लगते। जब सब डाइस को आधे में स्प्लिट होते देखते हैं तो हर कोई तुरंत पैनिक कर जाता है। कोई चिल्लाता है कि टोटल पॉइंट्स 21 तक जोड़ते हैं, जो तथाकथित सुप्रीम रोल से बड़ा है। चुन घोषणा करता है कि बॉस लू हार गया है और उससे बूढ़े आदमी को रिलीज करने के लिए कहता है। बॉस लू गुस्से में है। वो चुन पर चीटिंग का आरोप लगाता है और तुरंत उस पर चार्ज करता है। एक नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर प्लस 500। जैसे बॉस लू एक नाइफ के साथ आगे बढ़ता है, वो चुन को गालियां देता है और चीखता है कि वो मर जाए। आसपास के लोग डर से पैनिक करते हैं। चेन हालांकि कंपोज्ड रहता है। उसके दिमाग में वो सोचता है कि ये अपनी नई स्किल टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। जैसे बॉस लू उस पर झपटता है, चुन आसानी से साइड स्टेप करता है। वो फिर डाइस मशीन को हाई स्पीड पर फेंकता है जो बॉस लू को टेरिफाई कर देती है। मशीन जमीन में स्लैम होती है, धुआं और मलबा उठाते हुए। हर कोई पैनिक में दौड़कर आता है, चिल्लाते और पूछते हुए कि क्या बॉस ठीक है। धुआं इलाके को भर देता है। बॉस लू खांसता है और कहता है कि वो ठीक है। वो 2 लोगों को ऑर्डर देता है कि उसके लिए चुन को ढूंढे।
जैसे धुआं क्लियर होना शुरू होता है, बॉस लू अचानक चिन को आगे देखता है और उसकी डायरेक्शन में इशारा करता है, सबको ऑर्डर देते हुए कि उसे खत्म कर दें। सभी गूंस तुरंत फायर करते हैं, वाइल्डली शूट करते हुए, जबकि एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं, चुन को मारने के लिए ईगर। बॉस लू सिचुएशन के अपडेट की मांग करता है, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे सके, एक शार्प स्लैश अचानक दिखती है और बिल्कुल उसके सामने खड़े गून को खत्म कर देती है। बॉस लू शॉक्ड है। जैसे धुआं आखिरकार सेटल होता है, चॉन वहां पूरी तरह से अनहार्म्ड खड़ा दिखाई देता है। फिर बॉस लू एक विशाल रॉकेट लॉन्चर निकालता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं कि चिन कितना स्ट्रांग है। वो कहता है कि कोई रास्ता नहीं है कि चुन इससे डॉज कर सके और उससे मरने के लिए कहता है। वो तुरंत रॉकेट फायर करता है। जैसे रॉकेट आगे शूट करता है, बॉस चिल्लाता है कि चेन का इनहेरिटेंस सब उसका होगा। उस पल एक नोटिफिकेशन दिखती है कहते हुए स्पेशल बैरियर एक्टिवेटेड। एक बैरियर तुरंत चेन के पूरे शरीर के चारों ओर लपेट जाती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। बैरियर रॉकेट एक्सप्लोजन के पूरे इंपैक्ट को लेती है और इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। बॉस लू पैनिक करना शुरू कर देता है। पसीना उसके चेहरे से नीचे बहता है, जबकि वो सोचता है कि क्या हो रहा है। वो विश्वास नहीं कर सकता कि चन ने एक्चुअली एक मिसाइल ब्लॉक कर ली। यहां तक कि वो खुद महसूस करना शुरू कर देता है कि ये लड़का बस अनबीटेबल है। चन मुस्कुराता है और बॉस लाऊ से कहता है कि इतने सारे लोगों के सामने हारना मुश्किल होगा। वो पूछता है कि क्या लू बेड पर वापस जाने की योजना बना रहा है। जैसे वो बोलता है, चुन आराम से मिसाइल को कई स्लैशेस के साथ अलग काटता है। फिर वो धीरे धीरे आगे चलना शुरू करता है। चुन को अप्रोच करते देखकर बॉस पहली बार जेन्युइन फियर महसूस करता है। चुन उससे कहता है कि उसके पास एक डिसेंट नाइफ भी नहीं है और कहता है कि वो उसके साथ टर्म्स नेगोशिएट करने के लायक नहीं है। उसके दिल में बॉस लू सोचता है कि डेफिनेटली इस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है और कि कुछ सीरियसली फिशी है। चन फिर कहता है कि बॉस लू ने बार बार ट्रबल ढूंढा है, रिपीटेडली उसकी बॉटम लाइन क्रॉस की है और कि आखिरकार उनका स्कोर सेटल करने का टाइम आ गया है। लेकिन अंदर बॉस लू तेजी से सोच रहा है। वो समझता है कि जो फ्यूल उन्होंने लाया था वो पहले से ही इस्तेमाल हो चुका है और कि सीधे लड़ना एक हारने वाला डील है। इस लड़के के पास स्ट्रेंज एबिलिटीज हैं और उसका सेफ हाउस बेसिकली एक गोल्ड माइंस है। वो फैसला करता है कि चेन शियाओ को रिक्रूट करना और अपने सारे लॉस ब्याज के साथ वापस कमाना बेहतर होगा। तो भले ही उसे ये करना नापसंद है, वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान फोर्स करता है, चमकती आंखों और फेक फ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ। वो कहता है कि ये सब गलतफहमी है। वो कहता है कि उन्हें फ्रेंड्स माना जा सकता है जो एक फाइट के जरिए एक दूसरे को जान गए, और चुन से पूछता है कि वो एक डील करें। बॉस लू जारी रखता है और चुन शिया से कहता है कि उसकी बात सुने। वो कहता है कि उसे मारने से सिर्फ चैन के हाथों पर खून लगेगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो जोड़ता है कि इस दुनिया में ह्यूमन जिंदगी सस्ती है, लेकिन वो खुद चन को सरवाइव करने और बेहतर जीने में मदद कर सकता है। वो फिर बताता है कि उसके पास मेडिसिन का एक बैच है, सभी एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन और सेफिलोस्पोरिन। वो पूछता है कि क्या चुन समझता है कि वो चीजें अभी कितनी प्रीशियस हैं। वो समझाता है कि यहां तक कि एक छोटे से इन्फेक्टेड वूंड से भी जिंदगी जा सकती है। वो चुन को छोड़ने की ऑफर देता है अगर चुन उसे बख्श दे, कहते हुए कि वो मेडिसिन के उस बैच को उसके साथ स्प्लिट करेगा। चुनशा ध्यान से सुनता है और फिर स्वीकार करता है कि ऐसे समय में एंटीबायोटिक्स सच में हार्ड करेंसी है। वो बॉस लाऊ को ऑनेस्टली बताता है कि उसके पास सिर्फ ये एक कमरा नहीं है और जो चीजें उसने स्टोर की वो लू की कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। ये सुनकर बॉस लू शॉक्ड है। वो तुरंत बताता है कि चुन के पास सिर्फ खाना और पानी है और मेडिसिन के बिना यहां तक कि एक बीमारी भी फेटल हो सकती है। वो कोऑपरेशन सजेस्ट करता है और कहता है कि मेडिसिन का वो बैच वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक अबैंडन फैक्ट्री में स्टोर किया हुआ है और सिर्फ वही पासवर्ड जानता है। चुन एक पल के लिए उसे ठंडे से घूरता है और फिर मान जाता है, कहते हुए कि आज की रात का मामला यहीं खत्म होता है। वो यहां तक कि बॉस लू के कंधे के चारों ओर अपनी बांह डालता है, सीमिंगली फ्रेंडली जेस्चर में। बॉस लू जल्दी से मान जाता है, कहते हुए हाँ हाँ हाँ, यहीं खत्म होता है और ये अच्छा है कि गलतफहमी क्लियर हो गई। चूना फिर उससे कहता है कि अभी के लिए आगे बढ़े और कहता है कि वो किसी और दिन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बॉस लू जाना शुरू करता है। उसके अंडरलिंग्स कंफ्यूज्ड दिखते हैं और उसे पुकारते हैं, जानना चाहते हुए कि क्या हुआ।